हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अभी आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी में लगे होंगे। बहुत सारा एग्ज़ाम अभी होने वाला है। उनमें से एक एग्ज़ाम है जिनका नाम है CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसी का जो बायोलॉजी सेक्शन है, बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है, उसका लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, उसका एक डिटेल सॉल्यूशन लेके मैं मौमिक आपके सामने उपस्थित हूँ। और इसका पूरा जानकारी, पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग से लेकर डिटेल सॉल्यूशन जो है, उसको मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट में शुरू कर देते हैं। हम लोग का आज का जो डिस्कशन है दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि CUET। ये जो है एंट्रेंस एग्जाम, ये कौन कंडक्ट कराता है? ये NTA कंडक्ट कराता है। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसकी कुछ जानकारी है, जिस जानकारी में हमको थोड़ा जानना पड़ेगा कि द CUET 2026 विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड। यानी कि जो एग्जाम होगा आपका, ये एग्जाम आपका CBT में होगा। CBT मोड का मतलब क्या है? कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। फिर उसके बाद दूसरा जो है, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs with the 4 options out of which only one will be correct। तो हर बार एग्जाम की तरह, हर दूसरे एग्जाम की तरह इस एग्जाम में भी हमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उनमें से आपका एक सही होगा। तीसरा जो है मार्किंग स्कीम, each correct answer carries +5 marks and 1 mark will be deducted for every incorrect response। यानी कि हर से आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा +5, और वही गलत आंसर के लिए आपको -1 होगा, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग। बाकी आपका अनआंसर क्वेश्चंस के लिए आपको वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी कि वो ऑप्शन अगर आप छोड़ देंगे तो आपको उसके लिए कोई नंबर डिडक्शन नहीं होगा। फोर्थ, द टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। 3 सेक्शन का टेस्ट होगा। पहला जो है दैट इज कॉल्ड द लैंग्वेज, सेकंड इज डोमेन सब्जेक्ट एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड द जनरल टेस्ट। यानी कि इसमें आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा, एक आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। जो डोमेन सब्जेक्ट है उनमें से आप साइंस वाले हैं तो साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के है तो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट ले सकते हैं, और फिर एक जनरल टेस्ट होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो ये जो डोमेन सब्जेक्ट है, तो मेरा जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है, ये आपका किसी एक डोमेन सब्जेक्ट के अंदर आएगा। तो उसी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Candidates must carry their admit card and a valid photo ID proof of the examination. Rough work should be done in a provided speed of the scribble pad, which must be returned after the test। तो हर एग्जाम की तरफ आपको ID कार्ड भी साथ में लेके जाना है और एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। रफ वर्क जो है वो आपको किसी स्क्रिबल पैड, यानी कि किसी रफ पेज में आपको रफ पेज दिया जाएगा, उसके अंदर आपको रफ वर्क करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम खत्म होने के बाद आपको उसको वापस भी करना होगा। फिर नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन्स और द प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कैलकुलेटर्स आर परमिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। कोई भी ऐसा चीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर डिवाइसेस है, वो एग्जाम हॉल में आप लेके नहीं जा सकते। तो ये हर एग्जाम का जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो उसी चीज हम लोग यहाँ पे बात की। तो चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते करते हम लोग उस क्वेश्चन का पैटर्न भी समझेंगे, क्या आंसर हो सकता है, प्रोबेबल आंसर। और सिर्फ ये नहीं कि हम बस आंसर बता देंगे, हम अगर उसको लगेगा कि कुछ एक्सप्लेन करने का, और किसी चीज को कौन सा क्लू है, कौन सा मेन पॉइंट है जिसको आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के समय याद रखना पड़ेगा हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज Which one of the following guides the entry of the pollen tube into the embryo sac? तो आप सब जानते हो, जो मेल गैमेटोफाइट्स और जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं दैट इज पोलन ग्रेन्स एंड द फीमेल गैमेटोफाइट इट्स कॉल्ड एज एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो ये जो दो चीज होते हैं, इन दोनों चीज को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि इन चीज का जो डायरेक्शन है पोलन ट्यूब का, वो एम्ब्रायो के अंदर, यानी कि एम्ब्रायो सैक के अंदर, सॉरी एम्ब्रायो नहीं, एम्ब्रायो सैक के अंदर किस दिशा पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया हूँ, यहाँ पे हमने दिखाया कि एक टिपिकल, यहाँ पे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्टिग्मा जगह मौजूद है, जिसमें 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल दिख रहा है। तो ये जो ओव्यूल होते हैं, टिपिकली हमने बात करेंगे, जो ओव्यूल होते हैं, ये ओव्यूल को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल बोलते हैं हम इसको? एनाट्रोपस ओव्यूल, यानी कि ऐसा ओव्यूल जिसके टॉप में, यहाँ पे जो टॉप है, ये टॉप में हमारा कौन सा एंड प्रेजेंट होगा? दैट इज कॉल्ड चैलाजल एंड। और ये जो बॉटम होगा, इस बॉटम में हमें कौन सा प्रेजेंट होगा? दैट इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है, जो पोलन जर्मिनेट करने के बाद जो सीधा यहाँ से वो अंदर जा रहा है, ये उसका कौन सा एरिया है?
दिस इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल एंड। और यही माइक्रोपाइल एंड यानी कि ये जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो सैक है, ये एम्ब्रायो सैक का अगर हम लोग एक डिटेल डायग्राम देखेंगे जो कि आप लोग के बुक में दिए है, उनमें ये जो चलाजाल एंड है, उनमें ये जो चलाजाल एंड है, ये चलाजाल एंड में आपको यहाँ पे 3 सेल दिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। और यहाँ पे आपको 2 ऐसा बड़ा सेल दिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड द साइनर्जिड सेल्स। और ये एंड जो है, ये कौन सा एंड है, दैट इज माइक्रोपाइल एंड। तो आपको मालूम होगा कि ओव्यूल का जो 2 एंड है, वो ओव्यूल के दोनों एंड के अंदर ही, एम्ब्रायो सैक का भी जो 2 एंडिंग होता है वो भी उसी दिशा पे ही होता है, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइल एंड के अंदर हमें सिनर्जिस दिख रहा है, पीछे हमें एक सेल दिख रहा है, और यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द फिलीफॉर्म एपैरेटस। तो इस जगह से हमें क्या होता है, पोलन ट्यूब का एंट्री होता है। लेकिन पोलन ट्यूब को एंट्री करने के साथ साथ हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा होता है कि जो उसको गाइड, एंट्री को गाइड करते। तो एंटीपोडल सेल तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि एंटीपोडल सेल तो चलाजाल एंड में प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। माइक्रोपाइल तो एक एंड का नाम है, उसी दिशा से तो जा रहा है ना पोलन ट्यूब हमारा। तीसरा है साइनर्जिड्स। तो साइनर्जिड्स भी क्या है, वो भी तो एक सेल ही है जो कि इंटैक्ट होकर वहां पे बैठे हैं, है ना। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन लग नहीं रहा है कि जस्टिफाई कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर्ली। लेकिन जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है, फिलीफॉर्म एपैरेटस, ये कहाँ पे बैठे हैं, नीचे साइड पे बैठे हैं। यानी कि एक जगह ऐसा बना जाता है कि जिस एंड में क्या करते हैं, ये पोलन ट्यूब की जो एंट्री है, उस एंट्री को वो मार्ग दिखाता है, दिशा दिखाता है, यानी कि उसके जो एंट्री है, उस एंट्री को प्रॉपर्ली वो गाइड करते हैं, फिलीफॉर्म एपैरेटस। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन, दैट इज द फिलीफॉर्म एपैरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज, एक टिपिकल एंटीबॉडी की मॉलिक्यूल जो है उसके पास क्या ऑप्शन होते हैं, क्या चीज होते हैं। तो ऑप्शन दिया है कि 2 पेप्टाइड चेन्स, 3 पेप्टाइड चेन्स, 4 पेप्टाइड चेन्स एंड 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पे चीज के बारे में पूछा गया कि एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये एंटीबॉडी, टिपिकल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास कितने चेन होते हैं। तो अगर हम लोग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम लोग देखेंगे, दिस इज द टिपिकली एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, ये वाई शेप का होता है, और इसमें हमें 2 चेन देखने को मिलता है, एक को हम बोलते हैं हेवी चेन और एक को हम बोलते हैं लाइट चेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर में दिखाया हूँ, दिस इज कॉल्ड द हेवी चेन, और जो लाइट कलर में दिखाया है, दैट इज कॉल्ड द, जो ऑरेंज कलर में दिखाया है, दैट इज कॉल्ड द लाइट चेन। तो यहाँ पे हमें दोनों यहाँ पे हेवी चेन देखने को मिल रहा है, और साथ ही में हमें यहाँ पे 2 लाइट चेन देखने को मिल रहा है। यानी कि एक टिपिकल जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होते हैं, एक टिपिकल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में हम बोल सकते हैं इसका जो फॉर्मूला, दैट इज H2L2, 2 आइडेंटिकल हेवी चेन्स एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स, ऐसे ही होता है दोनों। तो वही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे हमने ये भी दिखाया कि यहाँ पे 2 रीजन ऐसे होता है, एक को हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन, एक को बोला जाता है कांस्टेंट रीजन। तो ये वेरिएबल रीजन और ये जो कांस्टेंट रीजन है, ये वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन, ये दोनों के केस में होता है। तो जैसे कि हेवी चेन के केस में हमें यहाँ पे जो स्काई कलर का पोर्शन दिख रहा है, दिस 2 आर कॉल्ड द वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन का मतलब क्या है, ये उसी रीजन है जहां पे आके एंटीजन बाइंड करते हैं, और हमेशा एक टाइप के एंटीजन को तो नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट के ऊपर बेसिस जो डिपेंड करके हम इसको वेरिएबल साइट बोलते हैं। और ये जो हमारा कांस्टेंट रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन मतलब जो हमारा मेन फ्रेमवर्क बना रहा है, इसको हम कांस्टेंट रीजन बोल रहे हैं। वही चीज सेम हमारा जो लाइट चेन और हेवी चेन, यानी कि लाइट चेन के जो 2 रीजन है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इन दोनों के भी हम लोग इसको एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल रीजन इज एट द टॉप हैविंग द वी शेप, whereas the constant region is the bottom having the y shape। तो ये हमारा कांस्टेंट रीजन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल रीजन हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन क्या होगा कि हमें यहाँ पे 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन देखने को मिल रहे हैं। सो टोटल द 4 पेप्टाइड चेन्स आर अवेलेबल हियर। Now the third question is, choose the correct equation from the following options. Show the correct relationship between the gross primary productivity GPP, respirational losses and the net primary productivity। तो ये तीनों के बारे में पूछा गया कि तीनों के बीच क्या रिलेशन है। तो जब आप लोग इकोसिस्टम, जो आप लोग का बुक के लास्ट पहले चैप्टर का है, जो इकोसिस्टम चैप्टर है, उसमें आप लोगों को देखा होंगे कि आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे एक इक्वेशन एस्टेब्लिश किया जाता है कि जीपीपी, एनपीपी और आर, जो कि रेस्पिरेशन में यूज किया जाने वाली जो एनर्जी है, उसका क्या फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे जो बोले गए कि इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी में पहला जो है, सन से आने वाली जो सोलर एनर्जी होते हैं,
उनमें से 99% ऑफ सोलर एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड और पासेस थ्रू द प्रोड्यूसर्स विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब, यानी कि 99% जो होते हैं वो प्रोड्यूसर से क्या होता है, आगे के जो टॉपिक लेवल होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड देन टॉप कंज्यूमर, इन सभी के पास क्या होता है कि वो चीज आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये 99% को छोड़ के ओनली 1% ऐसा सोलर एनर्जी है जो क्या ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स उसको कैप्चर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये क्या है कि प्रोड्यूसर टिपिकली कैप्चर ओनली अबाउट द 1% ऑफ अवेलेबल सोलर एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, ओनली 1%। बाकी 99% इन लोग का चला जाता है, पास हो जाता है, लेकिन 1% है जो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है उसको। दिस इज नोन एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड अबाउट 60% ऑफ द जीपीपी इज टिपिकली यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन। तो ये जो एनर्जी है ये प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। एंड द रिमेनिंग 40% ऑफ जीपीपी इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, एंड दिस इज नोन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यानी कि यहाँ से जो 60% है वो रेस्पिरेशन लॉसेस की वजह से निकल जाते हैं, बाकी 40% जो है वो सपोर्ट्स करते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को। यानी कि टोटल जो जीपीपी है वो टोटल जीपीपी से अगर हम लोग रेस्पिरेशन के लिए जितने अमाउंट के एनर्जी है वो रिड्यूस करने के बाद जो हमारे बचे रहेंगे, दैट इज कॉल्ड द एनपीपी। तो अगर ये इक्वेशन आपको, अगर ये बात आपको समझ में आया तो हम इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा इक्वेशन ऐसा है जो इसके ऊपर जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पे पहला बोला जीपीपी आर ऑप्शन, आर अपन एनपीपी स्क्वायर, ऐसा तो कोई स्क्वायर की बात आई नहीं है। जीपीपी इक्वल टू 2 एनपीपी प्लस आर, क्या एनपीपी डबल होता है कभी? यहाँ पे डबल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। थर्ड क्या है, जीपीपी इक्वल टू एनपीपी माइनस आर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीपीपी का मतलब ग्रॉस है। अगर आपके पास ग्रॉस अमाउंट जितना होगा आप उनमें से आप क्या करते हो कि कुछ सेविंग्स रख देते हो और बाकी जो होते हैं उसका आप खर्च करते हो, है ना। तो ग्रॉस मतलब आपका जो 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 आपको ना, वैसे आप ऐसे सोचो कि आप जब जॉब करोगे आपका जो सैलरी होगा वो आपका ग्रॉस अमाउंट होगा, उनमें से आपका पीएफ टीडीएस जो भी है ये सब काटने के बाद जो आपका इन हैंड सैलरी होगा दैट इज योर नेट सैलरी। तो नेट का मतलब हमेशा क्या होता है कि किसी चीज को रिड्यूस करने के बाद वो चीज आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उस चीज को बोल सकते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर, यानी कि जीपीपी से अगर हम लोग आर को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज आवर एनपीपी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैच लिस्ट विथ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, तो पहला जो है यहाँ पे चारों डिजीज के बारे में दिए गए हैं और यहाँ पे चारों उसका सिम्टम्स के बारे में बोले गए। तो क्या होगा इसमें, चारों सिम्टम्स जो है और जो लिस्ट है, इन लिस्ट में से अगर हम लोग देखेंगे तो नॉर्मली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों डिजीज में से ऐसा कोई एक डिजीज होगा जिसका जिसका आप बोल सकते हो कि जो सिम्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को मालूम चलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो इनमें से हम लोग देखेंगे कि जो रिंगवर्म्स होते हैं, ये रिंगवर्म्स क्या करते हैं, ये स्किन के ऊपर क्या करते हैं, कुछ लेजन्स क्रिएट करते हैं, लेजन। ठीक है, तो रिंगवर्म जो है ये क्या करते हैं, ज्यादातर स्किन डिजीज करते हैं। अब स्किन वाला ऑप्शन जो यहाँ पे हमारा क्या है, स्केली लेजन्स ऑन द नील। तो यहाँ पे हमारा सी जो है ये हमारा सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर हमें एक ऑप्शन हमें सही मिल जाता है तो बाकी ऑप्शन हमें खुद ब खुद ही मिल जाएगा, उसके लिए हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। तो बाकी जो ऑप्शन है उसमें क्या है, पहला है मलेरिया। मलेरिया में हम लोग जानते हैं कि मलेरिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें हमें बॉडी में क्या होता है कि एक फीवर का साइकिल चलता है ना। तो मलेरिया का जो फीवर का ये साइकिल है इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है मलेरिया, दैट इज द साइकिल्स ऑफ द फीवर, यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन नंबर अमाउंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे फीवर चल रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि ये जो फीवर का साइकिल है ये मलेरिया डिजीज के द्वारा होता है, यानी कि मलेरिया का जो ऑप्शन है दैट इज ए इज इक्वल टू 2। उसके बाद फाइलेरियोसिस, फाइलेरियोसिस जो होता है ये क्या होता है, ये लोअर लिम्ब का एक प्रॉब्लम होता है जिसमें लोअर लिम्ब जो होता है वो क्या होता है, उसमें ज्यादा पेन के वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर लिम्ब, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो गया। सो फाइलेरियोसिस जो है ये फाइलेरियोसिस हमारा पहले आ जाएगा। और फिर डी जो है दैट इज एमीबियासिस। ये एमीबियासिस जो है, ये एमीबियासिस जो है इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स एंड एक्सेस म्यूकस इन अ स्टूल, यानी कि ब्लड क्लॉट हो जाता है और साथ में क्या होता है जो म्यूकस है वो म्यूकस स्टूल से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज द D3, A2, B1 एंड C4। यानी कि अगर एक ऑप्शन को अगर हम लोग जांच कर लेंगे तो बाकी जो 3 का ऑप्शन है वो आप यहाँ पे खुद ब खुद आने लग गया है। तो यहाँ पे सी का ऑप्शन जो है रिंगवर्म्स, दैट इज
C4, D जो है एमीबियसिस, दैट इज गोज टू द ऑप्शन जो C है। तो D जो ऑप्शन है, ये D ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो गया, दैट इज द 3। B जो है दैट इज द 1 एंड A जो है दैट इज द 2। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हो गया? 3। अब इसके बाद एक नेक्स्ट एक है मैचिंग, दैट इज द मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे चारों हमें ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिए है और साथ में हमें कुछ एसिड जो किससे प्रोड्यूस होते हैं उसका नाम दिया, इसको मैच करने के लिए बोला है सीधा। तो यहाँ पे चारों है, एक है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटी एंड लैक्टोबैसिलस एसपी। तो इनमें से हम लोग को देखना है कि कौन सा ऐसा जान पहचान वाला नाम है जो हम लोग बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस्ड हुए उस नाम के साथ। बाकी ऑप्शन अगर हमको नहीं आता है, दैट्स नॉट अ वेरी मच प्रॉब्लमेटिक फॉर यू ऑल, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हिच ऑप्शन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्मली जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो लैक्टोबैसिलस एसपी है, ये लैक्टोबैसिलस एसपी से हम क्या समझ में आता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस है, तो लैक्टोबैसिलस से तो नाम से पता चल रहा है, लैक्टो मतलब यहाँ पे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है, ये तो आधे सॉल्यूशन तो मेरा नाम से निकल गया। सो लैक्टोबैसिलस एसपी जो है वो क्या किया, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन में हेल्प किया। उसके बाद दूसरा है दैट इज कॉल्ड एसिटोबैक्टर एसिटी। अब नाम के साथ यहाँ पे एसिटी है, तो एसिटी क्या आएगा, एसिटिक एसिड तो करेगा ही। देखो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो कितना इजी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो कि एसिटोबैक्टर एसिड से एसिटिक एसिड हो जाएगा। फिर एस्परजिलस नाइगर है, एस्परजिलस नाइगर जो है इसको हम लोग कुछ पल के लिए रख देते, चलो ठीक है कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में से डी मेरा 1 आ गया, तो D1 मेरा 2 ऑप्शन में है। तो पहले अगर मेरा D ऑप्शन 2 है तो पहले हमको रिजेक्ट करना है। यानी कि एक बात ध्यान रखो, एमसीक्यू जो अगर ये कोई मैचिंग टाइप का जब ऑप्शन आएगा ना, इसमें हमें सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा। हम लोग कैसे एलिमिनेशन करेंगे, जैसे केबीसी में हम लोग करते हैं ना, जब बच्चन साहब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जब कॉन्टेस्टेंट को जब कुछ पजल लगते हैं तब वो क्या करते हैं, या तो हेल्पलाइन नंबर मांगते हैं या 50-50 ऑप्शन में जाते हैं। तो हमें यहाँ पे पहले 50-50 करना है। ठीक है, 50-50 कैसे करेंगे, हम उस चीज को हम लोग वहाँ पे रिजेक्ट करेंगे या फिर उस चीज को हम लोग एलिमिनेट करेंगे जो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा खा रहा है, ज्यादा पजल कर रहा है। भाई जब तुमको यहाँ पे जब लैक्टिक एसिड मिल ही गया है तो हम लोग क्यों बेफालतू हम लोग बाकी ऑप्शन के पीछे पड़े रहेंगे। हमें तो एक श्योर शॉट ऑप्शन मिल ही गया है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। या तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। अब हमको आगे चलना है, तो आगे चलेंगे जब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि एसिटोबैक्टर एसिटी, यानी कि एसिटोबैक्टर एसिटी जो इसके नाम से मालूम चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन जो कर रहा है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। तो देखो यहाँ पे वो ऑप्शन भी तुम्हारा ठीक करके रखा है, ऑलरेडी उन लोग को मालूम है कि ये जो दोनों जान पहचान वाला नाम है और इससे बच्चे पहले से इसको ऑप्शन लगा के रखेगा। हमें उसको पजल करना है नेक्स्ट आने वाले ऑप्शन में से। तो ठीक है, 2 ऑप्शन तो ठीक हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम जो है, इससे तो हमें नाम पता चल रहा है कि ये मेरा ब्यूटेरिक एसिड बनाएगा, ब्यूटिलिकम ब्यूटेरिक एसिड। तो हमारा ए जो है, ये ए हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और चौथा जो है दैट इज कॉल्ड द एस्परजिलस नाइगर। ये जो एस्परजिलस नाइगर है, ये एस्परजिलस नाइगर जो है, ये हमारा कौन सा चीज का प्रोडक्शन करेगा, दैट इज द साइट्रिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A2, B3, C4 एंड D1, यानी कि ऑप्शन 3। ये जो ऑप्शन 3 है, ये ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। ठीक है, ओके, अगेन द सेम क्वेश्चन कि which of the following is a part of the micropylary end of the ovule। तो जैसे कि मैंने पहला जो क्वेश्चन था आज का हम लोग के डिस्कशन का, उसमें हम लोग आपको दिखाए थे कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं, ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल का एग्जांपल है। यानी कि एक एनाट्रोपस ओव्यूल ही है जिसमें हमें 2 एंड दिख रहा है, एक हमें टॉप में दिख रहा है चलाजाल एंड और एक में हमें नीचे दिख रहा है माइक्रोपाइल एंड। तो जो चलाजाल एंड और माइक्रोपाइल एंड है, ये जो दोनों एंड है, ये दोनों एंड से क्या होता है, ये माइक्रोपाइल एंड से पोलन ग्रेन आते हैं, वहां पे हमें एक सेल, साइनार्जिड सेल, पोलर न्यूक्लियाई सेल, एंटीपोडल सेल सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोगों के बुक में, एनसीईआरटी के बुक में जो ओव्यूल का डायग्राम देके रखे है ना, दिस इज इन्वर्टेड एनाट्रोपस ओव्यूल, इन्वर्टेड एनाट्रोपस ओव्यूल, नॉट द प्रॉपर एनाट्रोपस ओव्यूल। द प्रॉपर एनाट्रोपस ओव्यूल इज दिस। ठीक है, जिसका टॉप में क्या होगा, चलाजाल होगा, बॉटम में क्या होगा, माइक्रोपाइल एंड होगा। तो अगर ये मेरा 2 एंड है तो क्वेश्चन तो मेरा अभी सॉल्व हो जाएगा। क्या पूछा है यहाँ पे, पूछे है कि which one of the following is opposite part of the micropylary end। माइक्रोपाइल का ऑपोजिट पार्ट क्या है भैया, तो क्या बोलेंगे हम, ये एक ही तो है, चलाजाल।
तो चला जाए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हमारा चला जाए ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ द मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, दोनों लिस्ट के साथ हमें मैचिंग कराना है। इसमें हमें चारों ऑप्शन दिए है और इसमें भी लिस्ट 2 दिए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दिया है वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। सबसे पहले हम लोग ये दो वर्ड को बहुत बार सुने हैं कि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं बर्थ कंट्रोल स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी नाम से पता चल रहा है, एक में वास है एक में ट्यूब है। तो यानी कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा जो कि वास और ट्यूब से मिलता जुलता है। तो कौन सा वो स्ट्रक्चर होगा हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक है हमारा वास डिफरेंस और दूसरा हमारा है फैलोपियन। फैलोपियन मतलब फैलोपियन ट्यूब ही होता है। ये तो तुम्हें ऐसे ही कुछ ऐसे तुमको थोड़ा ये करने के लिए दिया है, थोड़ा क्या बोल सकते, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है कि फैलोपियन ट्यूब देने से तो इसको भी आंसर मिल जाता बहुत जल्दी, इसलिए उसको फैलोपियन देके छोड़ दिया। तो यहाँ पे लाइगेशन ऑफ द वास डिफरेंस और लाइगेशन ऑफ द फैलोपियन, ये जो दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन से मेरा क्या जा सकता है कि वास डिफरेंस जो है, ये वास डिफरेंस से हमारा यहाँ पे वैसेक्टोमी आएगा। यानी कि जो सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन मेरा 2 में आ जाएगा। ट्यूबेक्टोमी जो है, ये ट्यूबेक्टोमी हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसेक्टोमी जो है, ये वैसेक्टोमी जो है ये मेरा ऑप्शन 2 हो गया। ट्यूबेक्टोमी जो है ये मेरा ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड एमनियोसेंटेसिस ट्यूब। तो एमनियोसेंटेसिस ट्यूब जो होता है, ये एमनियोसेंटेसिस जो होता है, ये किस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। इसका तो दो तरीका है, एक लीगल काम के लिए, एक इलीगल काम के लिए। तो लीगल पहले बात कर लेते हैं। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, कोई जेनेटिक काउंसलिंग करने के लिए या फिर कोई जेनेटिक टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू बॉर्न के जो मदर के जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं और लेने के बाद हम लोग उसका जेनेटिक लेवल में स्टडी करते हैं। लेकिन इलीगल काम किस काम के लिए किया जाता है कि जो बेबी है, बेबी का सेक्स पता करने के लिए, जो कि एक गैर कानूनी हरकत के अंदर आते हैं, उसको हमें नहीं करना है। तो वो चीज़ को यहाँ पे पूछा गया है कि एमनियोसेंटेसिस ट्यूब जो है, ये एमनियोसेंटेसिस ट्यूब दैट इज द टेस्टिंग ऑफ द सेक्स, ये टेस्टिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हमारा हो गया 4। तो देखो यहाँ पे ए हो गया 4, सी हो गया 2, डी हो गया 1। यहाँ पे भी वही क्रोनोलॉजी मेंटेन हो रहा है, दो ऑप्शन सही जा रहा है, तो बाकी तीनों को हमको देखना नहीं है। ठीक है, और बी जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब डेथ रेट, क्योंकि आप जानते हो कि दो टाइप के रेट होता है, एक को हम बोलते हैं नेटलिटी, एक को हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। नेटलिटी मतलब बर्थ रेट और मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, A2, A4, B3, C2 एंड D1। ठीक है, Which type of innate immunity is exhibited by the interferon secreted by the virus infected cells to the protect non-infected cells? तो यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में बात की है और आप लोगों को मालूम होगा इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी दो टाइप के है, एक है इन्नेट इम्यूनिटी, एक है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब जब इंसान पैदा होने के साथ साथ जो इम्यूनिटी लेके बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है, इस इन्नेट इम्यूनिटी का हमें यहाँ पे कुछ बैरियर्स देखने को मिलते हैं। बैरियर्स मतलब जो बाहर में एक शील्ड की तरह प्रेजेंट होते हैं और बाहर से आने वाले फॉरेन मटेरियल्स के अगेंस्ट में अपने आप को लड़ाता है। ठीक है, तो वो जो यहाँ पे बैरियर्स होते हैं, वो बैरियर्स कौन सा होते हैं, वो बैरियर्स होते हैं, एक है फिजिकल बैरियर्स, एक है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, एक है सेलुलर बैरियर्स, एक है साइटोकाइन बैरियर्स। यानी कि 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं। तो पहला जो है फिजिकल बैरियर, दैट इज द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसको बोला जाता है दे एक्ट एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि बॉडी का पहला जो डिफेंस है, मतलब सबसे फ्रंट में लोग रहते हैं। तो ये स्किन एंड म्यूकस जो है, ये क्या करते हैं, ट्रैप एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स को ट्रैप करते हैं और उसका एंट्री जो है, उस एंट्री को क्या करते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द फिजिकल बैरियर्स। देन आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है, ये क्या है कि बॉडी कंडीशंस लाइक द स्टोमक एसिड, सलाइवा एंड द टीयर्स इनहिबिट द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। तो ये पे जो है, जो सलाइवा जो है या फिर जो स्टोमक है, टीयर्स है, जो भी है, इन सब चीज क्या करते हैं, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं एंड जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थर्ड इज सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स मतलब नाम से पता चल रहा है कि कोई सेल्स होगा जो इस बैरियर में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। तो वो सेल्स कौन सा है,
ब्लड सेल्स सच एज न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड द नेचुरल किलर सेल्स जैसे एनके सेल्स, एंड उसका क्या नाम है, फैगोसाइटोसिस एंड द डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। यानी कि जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस, एनके सेल्स, इन लोग क्या करते हैं, सेलुलर बैरियर्स को मेंटेन करते हैं। एंड चौथा जो है इट इज कॉल्ड द साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन जो है, साइटोकाइनिन नहीं सॉरी साइटोकाइन, तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स कौन रिलीज करते हैं, ऐसा कोई सेल जो कि वायरस के द्वारा इंफेक्टेड हुए है और वो उसके सराउंडिंग सेल्स को अपने आप से बचाने के लिए, अपने आप से उसको दूर रखने के लिए इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं टू प्रोटेक्ट द नॉन अफेक्टेड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछे कि व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनेट इम्यूनिटी इज एग्जिबिटेड बाय द इंटरफेरॉन सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। इसमें से ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा 2, दैट इज द साइटोकाइन बैरियर्स। समझ में आया, ये जो बैरियर्स होते हैं, ये बैरियर्स भी ये इन्नेट इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन है, अंदर आते हैं, चारों टाइप्स होते हैं इसका। The next question is the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है CUET क्लास 2025 का जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर से आए हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से जब आरएनए का प्रोसेस होता है, उस फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डॉगमा जो होते हैं, जो सेंट्रल डॉगमा होते हैं, जो सेंट्रल डॉगमा होते हैं, ये सेंट्रल डॉगमा का मतलब क्या है कि एक एसोसिएशन है जहां पे हम लोग देखते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बन रहा है और आरएनए से फिर ट्रांसलेशन होके क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डीएनए से रेप्लिकेशन होके हमारा फिर से डीएनए ही बनते जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इनका एक नाम है, एक को रेप्लिकेशन, एक को ट्रांसक्रिप्शन, एक को ट्रांसलेशन बोले। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड से जब आरएनए बनते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आए कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर पर्टेनिंग टू फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ इवेंट्स है, उस इवेंट्स का तुम्हें यहाँ पे ऑर्डर को बताना है कि किस ऑर्डर के बाद कौन सा इवेंट के बाद कौन सा इवेंट होते हैं। तो पहला दिए है द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। सेकेंड है द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन अ ट्रोपोप्लास्ट, दैट इज कॉल्ड द कोरियोनिक विल्ली। Third is the blastomeres are arranged into trophoblast and the inner cell mass. And fourth, the zygote divides mitotically and transforms into the embryo with 8 to 16 blastomeres are called the morula. तो अगर हम लोग ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन जेस्टेशन एंड देन फाइनली पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये सब प्रोसेस होते हैं। तो अभी यहाँ पे जो मेरे को जितने भी चीज मेंशन किया है, जितने भी इवेंट्स मेंशन किया है, दे ऑल कम अंडर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये सब चीज होते हैं। तो पहले अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पहला इवेंट होगा वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट ही तो बनता है, जाइगोट ही तो बनता है ना। तो जाइगोट यहाँ पे पहले बनेगा, तो जाइगोट से हमको शुरू करना होगा, क्या चीज करना है, तो द जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली। तो यहाँ पे जो जाइगोट का ऑप्शन दिया है, ये जाइगोट का ऑप्शन दिया था, जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन एम्ब्रायो with 8 to 16 blastomeres and they are called the morula। यानी जाइगोट जो है, ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट से हम बोल सकते हैं कि ये मोरुला पहले बनाते हैं। ठीक है, और ये डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद ये पहले मोरुला बनाते हैं, फिर ब्लास्टुला बनाते हैं, फिर गैस्टुला आते हैं और जाके एक कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेप है, ये पहला सबसे पहले होगा। तो देखो डी सबसे पहले कहाँ पे है, देखो ऑलरेडी डी सबसे पहले देखे रखा है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हमको साइमल्टेनियसली करना क्या है, हमको इसी चीज को आगे देखते जाना है कि बाकी ऑर्डर हमारा सही जा रहा है कि नहीं। सी देखो क्या है, द ब्लास्टोमियर आर अरेंज्ड इनटू द ट्रोपोप्लास्ट एंड द इनर सेल मास। तो मोरुला के अंदर जब सेल का डिवीजन होता है उस चीज को हम बोलते हैं कॉल्ड द ब्लास्टोमियर। और ये ब्लास्टोमियर सेल जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक को हम बोलते हैं ट्रोपोप्लास्ट सेल एंड द इनर मास सेल। ट्रोपोप्लास्ट सेल जो है वो सेल के पेरिफेरी में बैठते हैं और इनर मास सेल जो है वो क्या होते हैं, आगे जाके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सेम ऑप्शन हो गया। थर्ड इज द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट मतलब आप ये जो मास ऑफ बॉल्स जो प्रेजेंट है, दिस कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये क्या किया, एंडोमेट्रियम यानी कि यूटेरस के जो इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम के ऊपर जाके बैठ गया
एंड द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन अ ट्रोपोब्लास्ट और कॉल्ड द कोरियोनिक विल्ली। जब उसके ऊपर बैठ गया एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर, तब इनरमोस्ट सेल जो है वो और जो ट्रोपोब्लास्ट सेल दोनों में से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, और ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है वो एंडोमेट्रियम लेयर के साथ ऐसे क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा, इसके एक साथ सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड द कोरियोनिक विल्ली। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा लास्ट में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी, सी, ए एंड देन बी। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन्वॉल्व इन इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी कि यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है, इसमें किया जा रहा है आईयूडी का, यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस का बात किया जा रहा है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस का मतलब यूटेरस के अंदर हमने कुछ डिवाइस को रखते हैं ताकि हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी हमें रोक सके। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए कि कौन इंट्रायूटेराइन डिवाइस के अंदर नहीं आते, तो इनमें से ऑप्शन क्या है, लिपिस लूप, LNG-20, साहेली एंड इम्प्लांट्स। तो ये जो साहेली है, ये साहेली CDRI की तरह डेवलप किया गया है। आप लोग जानते हो कि एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है, जो क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर, क्वाइटस के बाद 72 आवर्स के अंदर खाने से क्या होता है कि प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और बाकी जो दो ऑप्शन है, लिपिस लूप और LNG-20, लिपिस लूप जो है दैट इज द नॉन मेडिकेटेड आयोडीज एंड LNG-20 इज द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। लेकिन दोनों तो है आयोडीज, लेकिन हमें पूछा है ऐसा कौन सा है ऑप्शन है जो कि आयोडीज नहीं है, तो बचे हमारा कौन सा ऑप्शन, एक तो साइलिक हो गया और दूसरा हमारा हो गया कौन सा, इम्प्लांट्स। सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2, C एंड D ओनली। क्वेश्चन नंबर 12, द मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच मैचिंग करने के लिए दिए, और इसमें हमें पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये जो लिस्ट है ये हमारा मेंडेलियन इनहेरिटेंस चैप्टर का है, जिसमें मेंडल के जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके पी प्लांट का उन्होंने काम किया था, उनमें से हमें पूछा गया। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में कैरेक्टर्स का नाम और लिस्ट 2 में हमें उसका पॉसिबल ट्रेट्स का बारे में बताया गया है कि कौन सा ट्रेट उसका है। तो पहला जो है दैट इज कॉल्ड द फ्लावर कलर, सेकेंड इज सीड कलर, थर्ड इज स्पॉट कलर एंड चौथा इज स्पॉट शेप। वही चारों ऑप्शन यहाँ पे है, ग्रीन, येलो, कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड व्हाइट। तो अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले फ्लावर कलर, तो फ्लावर कलर क्या था, दो ही था, एक तो पर्पल या फिर व्हाइट। तो यहाँ पे हमें पर्पल ऑप्शन तो है नहीं, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, दैट इज द व्हाइट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कलर हो जाएगा, ये फ्लावर कलर है, ये फ्लावर कलर हमारा आ जाएगा यहाँ पे व्हाइट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है सीड कलर और पॉट कलर। जो सीड कलर और पॉट कलर है, इसके पास दो ही पॉसिबल ट्रेट्स होते हैं, ग्रीन येलो एंड येलो ग्रीन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे फ्लावर कलर जो है ये मेरा A=4 आ जाता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि A4 है। तो बाकी भी हम बोल सकते हैं सीड कलर जो है ये येलो एंड ग्रीन हो सकता है, पॉट कलर जो है पॉट कलर ग्रीन एंड येलो हो सकता है, तो B1 हो गया, C2 हो गया। एंड पॉट शेप, जो पॉट शेप है ना, ये पॉट शेप क्या हो सकता है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकता है या फिर इन्फ्लेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे D हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे, A4, B1, C2 एंड D3। Now, which one of the following is not associated with the process of transcription in bacteria? बैक्टीरिया के जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, इनमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं आते, ये पूछा गया है। ठीक है, तो टिपिकली बैक्टीरिया का जो ट्रांसक्रिप्शन है इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में तो डिफरेंस होते हैं, लेकिन उनमें से एक डिफरेंस ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या मॉडिफिकेशन होता है जो न्यूली ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं। तो हम देखा जाता है कि जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के में, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम देखते हैं कि वहां पे हमें 3 ऐसा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। कौन सा है, पहला है जिसको हम बोलते हैं कैपिंग, सेकेंड इज टेलिंग एंड थर्ड वन इज स्लाइसिंग। तो ये 3 चीज क्या है कि कैपिंग का मतलब होता है जो न्यूली ट्रांसक्रिप्ट होते हैं उनके अंदर जो उसका हेड है, उस हेड रीजन में हमें एक 5 प्राइम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो 5 प्राइम मेड जीटीपी उसका एक कैप बनता है, और वही उसका जो टेल है 3 प्राइम एंड में, उस पे हमें
पॉली एटेल यानी कि पॉली एडिनाइलेशन होते हैं। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉली एडिनाइलेशन या फिर पॉली एटेल। ठीक है, ये पॉली एटेल जो है, ये पॉली एटेल क्या है, उसके टेल के अंदर आते हैं और हेड के अंदर आते हैं 5 प्राइम मेट जीटीपी यानी कि मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या, तो ये दो उसका जगह बनते हैं। और तीसरा दैट इज कॉल्ड द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग जो है, स्लाइसिंग का मतलब क्या है, स्लाइस करने का मतलब क्या है, किसी चीज को जब हम लोग स्लाइस करते हैं, काटते हैं ना, तो स्लाइसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोगों को रिमूव करना पड़ता है कौन सा पार्ट को, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को। यानी कि जो स्ट्रैंड होता है ना, तो स्ट्रैंड में अगर जो न्यूक्लियो ट्रांसक्रिप्ट बन के आ रहा है, इसके पास हमें दो रीजन पाया जाता है, एक को बोला जाता है इंट्रॉन, एक को एक्सॉन बोला जाता है। इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं और एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग रीजन होते हैं। तो नॉन कोडिंग रीजन को जब हम लोग वहां से बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द रिमूवल ऑफ द नॉन कोडिंग रीजन, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। तो ये जो दो प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस कहां पे एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के केस में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नाउ वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द आंसर। पहला है रो फैक्टर, तो ये तो शुरू में लगेगा ही, ठीक है। सिग्मा फैक्टर, तो सिग्मा फैक्टर तो इनिशिएशन में लगते हैं, रो फैक्टर टर्मिनलाइजेशन में लगते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये तो एंजाइम है। और मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यस, ये वो ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी। ये जो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या काम कर रहा है, ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहा है और क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कि क्वेश्चन सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है कि उसका जो कुछ की नोट्स होते हैं, जो कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, उस टूल्स के बारे में आपको थोड़ा जानकारी रहना पड़ेगा, बाकी अपने आप ही ठीक हो जाएगा वहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आपको मालूम होगा कि सीयूटी का जो सिलेबस है वो एंटायरली 12 एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नीट की तरफ यहाँ पे 11 से नहीं आते, 12 के बेसिस के, तो 12 बेस्ड चैप्टर्स ही है जो कि आपके 12 में पढ़ चुके, वो चीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया दैट इज कॉल्ड द एन्यूप्लॉइडी। अब क्या होता है एन्यूप्लॉइडी? एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि एन्यूप्लॉइडी इज द प्रेजेंस ऑफ एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल, नॉट एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द 23 पेयर्स। अगर हम लोग ह्यूमन के बारे में बात कर लेते हैं, जो हम लोग का जो कैरियोटाइप है, ये कैरियोटाइप में हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हर एक पेयर में हमें 2 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी पेयर में अगर हमें 2 से ज्यादा एक क्रोमोसोम या फिर 2 से एक कम क्रोमोसोम देखने को माया जाए, दैट इज कॉल्ड द एन्यूप्लॉइडी। तो ऐसा ही एक एन्यूप्लॉइडी जो है, ये एन्यूप्लॉइडी में हम लोग देखते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम होते हैं, ये डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है, दिस इज नोन एज ट्राइसोमी 21। ट्राई का मतलब क्या है, 3, यानी कि ऐसा पेयर, यानी कि 21st ऑफ क्रोमोसोम का जो पेयर होगा, इनमें से हमें 2 + 1 टोटल 3 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। अगर वही बात हम लोग टार्नर सिंड्रोम की करेंगे, तो टार्नर सिंड्रोम में हम देखेंगे कि एक फीमेल का प्रॉब्लम है, फीमेल के बॉडी का एक डिसऑर्डर है, इसमें डबल एक्स क्रोमोसोम की जगह पे क्या होता है, एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यानी कि देखा जाए तो ये एन्यूप्लॉइडी जो है, ये इरेस्पेक्टिवली ऑटोसोम एंड द सेक्स क्रोमोसोम इट कैन शो इट्स इफेक्ट्स, ठीक है। लेकिन वही बात अगर हम लोग बाकी 2 ऑप्शन का करते हैं, एक है हेमोफीलिया और दूसरा है थैलासेमिया, तो हम देखेंगे कि ये कोई क्रोमोसोमल का कोई डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है, इनमें से हेमोफीलिया जो है, हेमोफीलिया हम बोला जाता है दैट इज एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, और ये थैलासेमिया जो है दिस इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे इन दो ऑप्शन है, ये एन्यूप्लॉइडी के अंदर नहीं आते। तो क्या होगा, तो ये जो डाउन सिंड्रोम एंड टार्नर सिंड्रोम, यानी कि बी एंड डी, ऑप्शन 1 बी एंड डी, ये सही ऑप्शन होगा। सो और ये जो एन्यूप्लॉइडी है, एन्यूप्लॉइडी किस वजह से होता है, इज कॉज्ड बाय द एरर्स इन अ सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड द नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है कि एनाफेज 2 के बाद मियोसिस सेल डिवीजन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनाफेज 2 के बाद क्या होता है कि क्रोमैटिड्स जो होते हैं उसका सेपरेशन होते हैं। उसी समय अगर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन नहीं होते तो वो क्या हो जाता है, वो एक साथ रह जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एन्यूप्लॉइडी। तो ये एन्यूप्लॉइडी का मेन रीजन होता है उसका
main biological reason. It results in a missing, that is called the monosomy, and the extra, that is called the trisomy. तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम जो है, ये टर्नर सिंड्रोम मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज मोनोसोमी, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, एन्यूप्लॉइडी के अंदर आते हैं। Now, which one of the following options will express the intermediate skin color? Intermediate skin color कौन सा जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप शो कराएगा, ये चीज यहाँ पे पूछा है, इंटरमीडिएट स्किन कलर। तो इंटरमीडिएट स्किन कलर का मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट अगर कोई भी जीनोटाइप हमें देखने को मिलते हैं ना, तो हम लोग को ये सोचना पड़ता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं प्योर नहीं होगा, बल्कि वो हेटेरोजाइगस होगा, ठीक है। और ये जो स्किन कलर है, ये ह्यूमन का जो स्किन कलर है, ये ह्यूमन का स्किन कलर का एग्जांपल है किस चीज का, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है, दैट इज ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन स्किन कलर है, इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें 3 पेयर्स ऑफ जीन दिख रहे हैं, और हर एक जीन में हम लोग को उसका 2 एलील देखने को मिल रहा है, एक डोमिनेंट एलील, एक रिसेसिव एलील, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि द स्किन कलर ऑफ द ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इट शोज द एडिटिव इफेक्ट दैट मोर कैपिटल लेटर्स द डोमिनेंट एलील्स आर प्रेजेंट डार्कर द स्किन, एंड व्हेयरएज द मोर स्मॉल लेटर द रिसेसिव एलील आर प्रेजेंट द लाइटर द स्किन। यानी कि जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील वहां पे प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, ज्यादा डार्क होते जाएगा, जितना रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगा ज्यादा लाइट होता जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 पेयर्स ऑफ जीन्स है, इनका जो एलीलिक कॉम्बिनेशन है उसमें हमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील का पेयर हमें होना ही चाहिए, वरना ये बीच में कभी नहीं आएगा। इधर थोड़ा सा हिल जाएगा या तो उधर ज्यादा हिल जाएगा, यानी डार्क साइड की तरफ ज्यादा हिलेगा या लाइट साइड की तरफ ज्यादा हिलेगा। तो बीच में अगर रहना है तो उसको इक्वल अमाउंट में डोमिनेंट एलील भी रखना पड़ेगा अपने पास, साथ में रिसेसिव एलील भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि व्हेयरएज इन केस ऑफ हेटेरोजाइगोट्स having the combination of the 3 distinct genes loci ABC possess one dominant and one recessive allele, each of them show the intermediate type of color। यानी कि जो चीज उसके बीच में होगा कि एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, तो वो क्या करेगा, हमेशा वो इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जो स्किन कलर है, वो इंटरमीडिएट टाइप ऑफ स्किन कलर को वो यहाँ पे दर्शाएगा। तो अगर यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन दिए, तो 4 ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि पहला जो है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी, दोनों तो हमें पूरा डोमिनेंट पेयर दिख रहा है, लेकिन एक में हमें, थर्ड वन में हमें हेटेरोजाइगस आ गया, यानी कि इसका प्रोपोर्शन ज्यादा, या जो मेजोरिटी है वो ज्यादा डार्क स्किन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी तीनों के तीनों पेयर जो है, ये तीनों के तीनों पेयर ही क्या है, रिसेसिव का है, यानी कि हम बोल सकते हैं दिस विल बी द लाइटेस्ट स्किन कलर, ठीक है। थर्ड वन दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये जो ऑप्शन है इसमें हम देख रहे हैं कि हर एक पेयर में हमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील मौजूद है, यानी कि दिस इज द प्योर हेटेरोजाइगस फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, दिस वन, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसमें हमें 2 रिसेसिव है और बीच में एक डोमिनेंट है। इसको हम प्योरली नहीं बोल सकते कि ये भी हेटेरोजाइगस है या फिर ये भी इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से फिर से क्वेश्चन आ गया। अब इस पर क्वेश्चन जो है लैकोपेरॉन के ऊपर आया है। तो लैकोपेरॉन तुम लोग जानते हो, लैकोपेरॉन में क्या है कि यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम का सिंथेसिस करते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम आगे जाके एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यह, लेकिन यहाँ पे एक काम भी है, यहाँ पे एक ऑपरेटर जीन भी होते हैं और एक रेगुलेटरी जीन भी होते हैं, ठीक। ऑपरेटर जीन का काम क्या होता है, यही आगे जाके तीनों चीज को ट्रांसमिशन कराता है, लेकिन जो रेगुलेटरी जीन है वो रिप्रेसर का सिंथेसिस करते हैं, और रिप्रेसर जाके क्या करते हैं, ऑपरेटर के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, यानी उसको ब्लॉक कर देते हैं और आगे प्रोटीन का, एंजाइम का सिंथेसिस नहीं कर पाते, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रुक जाते हैं। लेकिन अगर कोई लैक, यानी कि लैक्टोज अगर प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पे किसकी तरफ काम करते हैं, इंड्यूसर की तरफ काम करते हैं, और उसके प्रेजेंस में जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो उसके साथ बाइंड कर जाते हैं, और ये तीनों अपना सिंथेसिस, अपना काम खुद ब खुद कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बोले है कि यहाँ पे जो जीन्स है, इन जीन्स और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंजाइम्स है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम का सिंथेसिस कौन सा जीन करते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो पहला है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, जो स्ट्रक्चरल जीन है, यानी कि 3 टाइप के जीन है, जीन Z, जीन Y एंड जीन A। ये जो तीनों जीन है, ये तीनों जीन कौन सा एंजाइम को सिंथेसिस करते हैं,
जीन जेड जो है वो करते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस, जीन वाई करते हैं परमियस, और जीन ए जो है वो क्या करते हैं ट्रांस एसिटाइलेस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इस तीनों चीज को मैच कर लेते हैं। तो जीन जेड जो है, बी जो है जीन जेड, ये करेगा बीटा गैलेक्टोसाइड्स, यानी कि बी जो है, बी मेरा ऑप्शन 1 में आएगा। तो यहाँ पे बी और ऑप्शन मेरा एक ही प्रेजेंट है। चलो जीन वाई को देख लेते हो, परमियस को करेगा। तो सी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 4 को कर रहा है, और जीन ए जो है ये जीनो क्या कर रहा है ट्रांस एसिटाइलेस, यानी कि वो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को कर रहा है। ठीक है, और जीन वाई जो है, जीन आई जो है, ये जीन आई क्या कर रहा है रिप्रेसर। ठीक है, यानी कि ए जो है ये ए यहाँ पे 3 को कर रहा है। सो A3 B1 C4 एंड D2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी माय ऑप्शन, द आंसर, द A3 B1 C4 and D2। Now question number 17, which of the following is incorrect with reference to drug abuse? जो ड्रग अब्यूज होते हैं उसके केस में कौन सा सही नहीं है यहाँ पे। तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर का क्वेश्चन है। पहला है कैनाबिनॉइड्स अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, यस इट इज। सेकंड इज हेरोइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ द पेपावेर सोम्निफेरम। पेपावेर सोम्निफेरम यानी कि पॉपी प्लांट है, उससे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हेरोइन को। निकोटिन इज अ वेरी इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर। सीडेटिव बोल रहे हैं, क्या निकोटिन सीडेटिव है? सीडेटिव का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, बॉडी का जो रिदम है उसको स्लो डाउन कर देते। तो निकोटिन तो ऐसा नहीं है, वो तो उसको और ज्यादा एनहांस करते। दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है, इट इज नॉट सीडेटिव। बट निकोटिन जो है, ये निकोटिन क्या है, ये निकोटिन एक टाइप का स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट का मतलब एक टाइप का पोटेंट स्टिमुलेंट है। ठीक है, जो बॉडी एक्टिविटी को एनहांस करते। ठीक है, एंड पेन किलर नहीं, पेन किलर का काम तो ये करते नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोका अल्कोहल कॉजेज हैलुसिनेशन, हाँ ये भी ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन एक से हमारा गलत आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर पूछे तो निकोटिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, सो ऑप्शन 3। Now question number 18, arrange the given steps involved in a gel electrophoresis used for the separation of DNA fragments। DNA फ्रैगमेंट्स के सेपरेशन के समय हम लोगों ने जो प्रोसेस अपनाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उनमें क्या क्या स्टेप आते हैं। तो सीधी सी बात है, स्टेप में तो बहुत कुछ आएगा। डीएनए को आइसोलेट करना, फिर डीएनए को प्रॉपर एंजाइम से उसको या लाइगेस को उसको मतलब वो जगह को बनाना, ब्लॉन्ट एंड बनाना, स्टिकी एंड बनाना, इन सब चीज का आता रहेगा। लेकिन ये जो चारों ऑप्शन दिए, तो चारों ऑप्शन में से हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए को ना स्टेन करते हैं। जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं उसको स्टेन करते हैं। किससे स्टेन करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। आप लोगों को मालूम होगा एक एजेंट है ईटीबीआर, ईटीआर से हम लोग उसको स्टेन करते हैं और देन उसको एक्सपोज करते हैं कहाँ पे, यूवी लाइट के अंदर। जो यूवी लाइट होते हैं वो यूवी लाइट के अंदर हम उसको एक्सपोज करते हैं, और नॉर्मल विजिबल लाइट में ये एक्सपोज नहीं होते। तो पहला ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, फिर उसके बाद ए हो जाएगा, एंड देन तो पहला जो है, पहला हमारा बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर हम लोग उसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द डी, यानी कि इल्यूशन। इल्यूशन मतलब उसको हम वहां से क्या करेंगे, निकाल के ले आएंगे। एंड देन फोर्थ दैट इज द सी, मूविंग ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि एनोड जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और डीएनए जो है, ये डीएनए क्या है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं किसके तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। जब भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा तब भी इसको हम क्या बोलेंगे, इसका दिस इज द मूविंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स टुवर्ड्स द एनोड साइड। ठीक है, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज, फिर से एक मैचिंग आया है प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर के नाम के साथ।
तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ को अपनाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे कॉमन प्रोडक्ट, यानी कि कॉमन वर्ड यहाँ पे कौन सा है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो इथानॉल है, ये इथानॉल का प्रोडक्शन के लिए हम लोग ईस्ट को यूज करते हैं। और ये हम लोग क्लास 11 में जब रेस्पिरेशन चैप्टर थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फर्मेंटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब ही ये होता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब वो वहाँ पे इथानॉल का सिंथेसिस करेगा। किसके हेल्प में करेगा? ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज सैक्चारोमाइसिस सेरेविसी। तो इथानॉल के साथ हमें यहाँ पे और कोई ऑप्शन तो कभी सूट ही नहीं करेगा। इथानॉल के साथ हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया, यानी बी जो है ये हमारा 3 हो जाएगा। तो ये जो बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है ये वाला और एक है ये वाला। तो बाकी 2 ऑप्शन को तो हमें देखना ही नहीं है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ से पाया जाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। तो डी जो है, डी मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी मेरा 1 है। फिर सी जो है स्टैटिन, स्टैटिन कहाँ से होता है? मोनास्कस पार्प्यूरस से, यहाँ से होते हैं। एंड ए जो है दैट इज साइट्रिक एसिड, ये कहाँ से आएगा? दैट इज एस्परजिलस नाइगर, ये एस्परजिलस नाइगर से पाया जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि जो पहला ऑप्शन है दैट इज द A4 B3 C2 एंड D1, ये ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, नाउ द EcoR1 is significant tool in rDNA technology। rDNA का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मतलब EcoR1 है क्या? तो EcoR1 के बारे में जो जानकारी हमें मिले है वो क्या है कि EcoR1 ए टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम एसिरिचिया कोलाई। जो एसिरिचिया कोलाई जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उससे पाया गया है। एंड इट एक्ट्स एज ए molecular scissors recognizing the palindromic DNA sequence 5' and cutting between the G and T to produce the sticky ends, the overhang of the AAT। तो ये उसका फंक्शन बताएं। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो डीएनए को उसी जगह को कट करते हैं जो उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी कि उसका अल्टरनेटिव सीक्वेंस उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की तरफ जा रहा है, उसी जगह को कट करते हैं। और ये कट करने को हम लोग बोलते हैं, इसका 2 एंड बनते हैं, एक स्टिकी एंड बनते हैं, एक ब्लंट एंड बनते हैं। ठीक है, लेकिन खैर वो सब बात तो अभी हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को बस ये पूछना है, ये देखना है कि EcoR1 जो है, ये EcoR1 एक्चुअल में है क्या। तो ये एक टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम। तो अगर ये एंजाइम है तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? दैट इज द ऑप्शन 3, दैट इज एंजाइम। नाउ arrange the following geological periods of their in their occurrence from latest to the oldest order। तो यहाँ पे एनिमल एवोल्यूशन का एक ऑर्डर बताया गया है और इससे पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन होने जा रहा है एवोल्यूशन चैप्टर का। तो यहाँ का क्वेश्चन पूछा है कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर को हमें क्या करना है? ये ऑर्डर को हमें लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट ऑर्डर में जाना है। लेटेस्ट मतलब न्यू, एकदम न्यू से हमको कहा जाना है, ओल्ड में जाना है। तो अगर हमने यहाँ पे ये वाला जो सीन है, अगर ये वाला हम लोग चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो एराज है, सिनोजोइक, मिसोजोइक, पैलियोजोइक, जितने भी एरा है, इन सब के अंदर हमें कुछ ना कुछ पीरियड्स देखने को मिल रहा है। और उसका जो टाइमिंग है, कितने साल पहले वो पीरियड एग्जिस्ट करता था, उसका टाइमिंग भी हमें 1.6 ऐसा ऐसा करके कुछ आ रहा है। तो न्यू मतलब सबसे लेटेस्ट होगा, यानी कि ऊपर, और सबसे ओल्डेस्ट मतलब नीचे होगा। तो इस ऑर्डर का अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? हमें यहाँ पे टर्शियरी देखने को मिल रहा है एज अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शंस। टर्शियरी के बाद हमें यहाँ पे कौन आया? जुरासिक, फिर ट्रायासिक, एंड फिर हमें यहाँ पे आया कौन? कार्बोनिफेरस। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? टर्शियरी, सी, उसके बाद डी जुरासिक, फिर ए ट्रायासिक एंड देन बी कार्बोनिफेरस। तो ये चार्ट आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये ह्यूमन एनिमल एवोल्यूशन का चार्ट है। तो एवोल्यूशन से ऐसा ऑर्डर कभी कभी पूछ देते हैं कि कितने, ये साल भले इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली उसको अरेंज करना, ये पूछ देते हैं कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिलेटेड टू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पीसीआर। पीसीआर में क्या करते हैं हम? जो डीएनए है उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं, डीएनए का नंबर जो उसको साइकिलिंग करके उसका नंबर को हम इंक्रीज कराते हैं, बढ़ाते हैं इसको। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोगों को कौन सा स्टेप देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन है एक्सटेंशन, बी एनिलिंग,
सी प्रोपागेशन, बी डिनेचुरेशन। ठीक है, तो इनमें से हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हीट देके इसको हम सेपरेट कर दे रहे हैं स्टैंड को। फिर एनिलिंग कर रहे हैं, मतलब प्राइमर्स को एक साथ हम लोग बाइंड करा रहे हैं। और तीसरा एक्सटेंशन, मतलब जो सीधी सिंथेसाइज स्टैंड है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो तीनों ऑप्शन में से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा है। दैट इज द पहला जो है दैट इज द डीनेचुरेशन, यानी कि डी तो जा रहा है, एनिलिंग भी जा रहा है और एक्सटेंशन भी जा रहा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ए, बी एंड डी ओनली। प्रोपागेशन नाम का कोई स्टेप तो यहाँ पे है नहीं, तो हम लोगों को ये 3 ऑप्शन जो है, 3 ऑप्शन वाला आंसर जो है उसको चूज करना है। ठीक है, तो ए, बी, डी ओनली हमारा सही ऑप्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द बैक्यूलोवायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक। बैक्यूलोवायरस क्या करते हैं? तो बैक्यूलोवायरस जो है इसको हम लोग आईपीएम यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में यूज करते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं कि वो इंसेक्ट्स को जाके अटैक करते हैं। और वही साथ में एक चीज और भी जानना है कि ये ह्यूमन या फिर कोई भी प्लांट्स को ये अफेक्ट नहीं करते। तो इसका जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या है, इंसेक्ट को जाके खत्म करना। इंसेक्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो चुका है। तो बैक्यूलोवायरस जो है, ये बैक्यूलोवायरस जो है ये किस वायरस के फैमिली का आता है? तो बैक्यूलोवायरस the family of rod-shaped viruses, that is Baculoviridae, are primarily infect the insects, mostly notably these orders called the Lepidoptera, that is moths and butterflies, Hymenoptera, that is sawflies, and Diptera, that is mosquitoes and the flies. तो ये जो तीन हैं, ये तीनों के अंदर ये क्या काम करते हैं? ये तीनों के साथ ये अपना इफेक्ट करते हैं। And they are safe for the humans and the other non-target organisms because they cannot replicate in mammalian and the plant cells. तो ये मैमल और प्लांट के बीच ये क्या करते हैं, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, नाउ दे आर यूज्ड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और आईपीएम। ये आईपीएम के लिए भी ये क्या करते हैं, आईपीएम में भी ये यूज होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इसकी ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट बैक्यूलोवायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक द इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं। Now question number 24, the number of individuals in a reproductive age group is more than the number of individuals in the pre-reproductive age group and the shape of its age pyramid would reflect the growth status of the population. तो नॉर्मली यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में बात की है। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है, ये पॉपुलेशन पिरामिड कितने तरीके का होते हैं? तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 3 टाइप के पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड पाया जाता है। एक को बोलते हैं एक्सपेंडिंग, एक को बोलते हैं स्टेबल, एक को बोला जाता है डिक्लाइनिंग। जो चौथा ऑप्शन दिए है होम्योस्टेसिस, क्या ये होम्योस्टेसिस वर्ड कभी सुना है पॉपुलेशन पिरामिड में? होम्योस्टेसिस तो होता नहीं है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि बाहर के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग बॉडी का जो रिदम, मेटाबॉलिज्म, यानी कि बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसको अपने आप एडजस्ट करने का जो तरीका, दैट इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन हम सुने भी नहीं है उसका हमको सोचना भी नहीं है, तो 4 ऑप्शन को पहले ही रिजेक्ट करो। बचे जो 3 ऑप्शन है एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइन, इसमें हम लोग देखेंगे तो पूछा है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो उसका नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा होते हैं। एंड the individuals in the reproductive age group is more than the number of individuals in the pre-reproductive group. तो नीचे मैंने यहाँ पे 3 इंडिविजुअल पिरामिड दिखाया है। तो एक में है जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि जो स्काई से डिनोट कर रहा है, एक है रिप्रोडक्टिव जो कि ब्लैक कलर में दिखाया है, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो कि व्हाइट में दिखाया है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा पिरामिड है जिसमें रिप्रोडक्टिव एज का जो इंडिविजुअल है उसका नंबर प्री रिप्रोडक्टिव एज से बढ़ के जा रहा है। तो यहाँ पे हमें जो तीसरा वाला जो पिरामिड है इसमें हमें दिख रहा है कि नीचे जो है ये प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का जो नंबर है ये थोड़ा कम है, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज में इसका जो नंबर है ये क्या है, ये बढ़ते गए। ठीक है, और जितना बढ़ते गए ऊपर जाते जाते उसका क्या होता गया, कमता गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, तो इसमें से देख के कि कौन सा वाला पिरामिड होगा, दैट इज द डिक्लाइनिंग, यानी कि डिक्लाइनिंग जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो ये चीज को बताता है कि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का जो नंबर है ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के नंबर से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो अब जो तीसरा वाला है दैट इज एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग में क्या है, एक्सपेंडिंग में हम देख रहे हैं कि इसका नंबर जो है प्री रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा है और रिप्रोडक्टिव एज में कम होते गया और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में जाके और कम होते गए। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन वाला जो डायग्राम है
ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? हमारे खुद के कंट्री में ही देखने को मिलते हैं। यानी कि इंडिया जो है, इंडिया एग्जाम्पल है, दैट इज द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का। ठीक है, यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचते पहुंचते यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम लोग देखेंगे कि इन्फेंट नेटलिटी रेट जितना ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है उतना भी कम होते जा रहा है। ठीक है ना, तो ये इंडिया से, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज होते हैं उनके पास ये एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पिरामिड दिखा जाता है। स्टेबल में दोनों ही सेम होते हैं, जितने रिप्रोडक्शन फेज में जितने हैं उतने ही रिप्रोडक्शन फेज में पहुंच रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो मॉर्टेलिटी है, ये मॉर्टेलिटी यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, और डिक्लाइन, और जो स्टेबल ये वाला जो पिरामिड है ये किसके अंदर पाया जा रहा है? डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए। और डिक्लाइनिंग जो है, ये डिक्लाइनिंग में हम देख रहे हैं कि इन लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिंग एंड द स्टेबल। क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज में जितने जा रहे हैं, आगे जाके पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में वो जो नंबर है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में रिड्यूस हो रहा है। यानी कि जो डिक्लाइनिंग है, इसका एग्जाम्पल क्या है? कंट्री लाइक जापान। ठीक है, इनके केस में हमें ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड देखने को मिलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज द डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एवोल्यूशन का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रेफरेंस टू द होमोलॉगी एंड द होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगी और होमोलॉगस ऑर्गन में से, ऑर्गन के बारे में इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो वाक्य सही है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला है होमोलॉगी इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री। तो होमोलॉगस ऑर्गन सुनते ही हमारे दिमाग में पहले ये आ जाता है कि ऐसा ऑर्गन जिसका ओरिजिन सेम हो लेकिन उसका फंक्शन डिफरेंट है ड्यू टू द डिफरेंट हैबिटेट, ड्यू टू डिफरेंट एडेप्टेशंस। ठीक है, जो लाइफस्टाइल है, उन लोग का जो मोड ऑफ लाइफस्टाइल है वो अलग होने की वजह से क्या होता है कि इन लोगों का जो फंक्शन होता है उस सेम ऑर्गन का वो अलग अलग हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है कि होमोलॉजी इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री। जो कॉमन एंसेस्ट्री है वो क्या है कि होमोलॉजी जो है ये कॉमन एंसेस्ट्री को बताता है। यानी कि इन लोगों का जो एंसेस्टर होगा, ये एंसेस्टर क्या होगा? सेम होगा इन लोगों का। हाँ, ऐसे तो होता है। फिर whale and the cheetah share the similarities in a pattern of the bones of the forelimbs। whale और the cheetah जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो अपने जो फोरलिम्स होते हैं, वो फोरलिम्स में जो उसका जो बोन का स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बोन का स्ट्रक्चर के बीच भी वो क्या करते हैं? सिमिलरिटीज को शो करते हैं। ठीक है, थर्ड इज द वर्टिब्रेट हार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। यानी कि ये जो दो ऑप्शन बी एंड सी है, दोनों के दोनों होमोलॉगस ऑर्गन कहलाता है। एंड चौथा इज थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड द टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकर्बिटा रिप्रेजेंट द होमोलॉगी। ये भी तो वही शो कर रहे हैं, होमोलॉगी शो कर रहे हैं। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ए बी सी, ए बी, ऑप्शन 3, ए बी सी एंड डी। तो ये चारों के चारों ऑप्शन ही मेरा यहाँ पे ठीक है। अब आते 26 क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन एंड देयर अपीयरेंस ऑन अर्थ। जैसे हम लोगों ने अभी देखा, एक क्वेश्चन आया था एनिमल एवोल्यूशन के ऊपर, तो वैसे ये क्वेश्चन अब यहाँ पे प्लांट एवोल्यूशन के ऊपर भी आया है। तो प्लांट एवोल्यूशन के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से बोले है कि उसके जो ओरिजिन ऑफ अपीयरेंस है अर्थ में वो कैसे कैसे हुआ था। तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोला है कि लेटेस्ट से ओल्डेस्ट में जाने के लिए, इसने अगर सिंपली बोल दिया है कि तुमको ओल्डेस्ट से लेटेस्ट की तरफ भी जाना है। ठीक है, तो अगर इस चार्ट को हम लोग देख लेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो राइनिया टाइप ऑफ प्लांट्स है, ये राइनिया टाइप ऑफ प्लांट सबसे नीचे प्रेजेंट है, यानी कि वो सबसे पुराना है। फिर आया है सिलोफाइटन, फिर सिटफर्न, एंड देन सबसे लास्ट में कौन आया है? दैट इज एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइनिया टाइप प्लांट्स यानी कि सी, फिर सिलोफाइटन डी, फिर बी सिटफर्न, एंड देन लास्ट में एंजियोस्पर्म दैट इज ए। Now, if a man is eating fish as his food, which trophic level is occupied by him in a food chain? कोई इंसान अगर मछली खा रहा है, जैसे कि मेरा बहुत ही पसंदीदा एक डिश होता है मछली। ठीक है, मछली का कोई भी आइटम बोलो, कोई भी करी बोलो, मेरे को बहुत पसंद है। तो ये जो है, if a man is eating fish as his food, which trophic level is occupied by him? अगर वो मछली खा रहा है तो वो कौन से ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करके रखे? तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया ना, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, जो चीज के बारे में पूछा गया कि इसका ट्रॉपिक लेवल क्या है, तो उसके हमको एक स्टेप पहले वाला यानी कि प्रीसीडिंग ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है उसको लेकर हमको वेरीफाई करना है।
अगर उससे हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम लोग एक स्टेप पहले और जाएंगे, फिर आगे चलते जाएंगे। मीन्स हम यहाँ पे प्रोसीड नहीं करेंगे बल्कि हम प्रीसीड करेंगे, आगे चलते जाएंगे इसका। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि अगर बोल रहा है कि वो मछली खा रहा है, तो मछली सीधी सी बात है ये तो एक्वाटिक ही होगा, या तो पॉन्ड इकोसिस्टम का होगा, टेरेस्ट्रियल तो होगा नहीं। तो पॉन्ड इकोसिस्टम का जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, है ना, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, जूप्लैंक्टन्स आते हैं। जूप्लैंक्टन के बाद उसको कौन खाते हैं, मछली खाते हैं, और उसी मछली को हम खाते हैं। तो प्रोड्यूसर जो है वो उसका सबसे ग्राउंड मोस्ट लेवल में आते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है जूप्लैंक्टन जो कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फिर फिश जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है, एंड मैन जो है वो कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दिस वन विल बी द फोर्थ, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा, फाइटोप्लैंक्टन पहला ट्रॉपिक लेवल में होगा, प्राइमरी कंज्यूमर जो है जूप्लैंक्टन उनको खाते हैं वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है फिश ऑक्यूपाई द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, एंड टर्शियरी कंज्यूमर जो है द ह्यूमन ऑक्यूपाई द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। सो ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से उसका जगह होगा फोर्थ, लेकिन अगर कंज्यूमर पूछेंगे तो कंज्यूमर में उसका जगह होगा क्या, थर्ड। सो ट्रॉपिक लेवल मतलब हमें जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को हमको एक ट्रॉपिक लेवल देना ही है, ठीक है। बाकी फूड चेन में हम लोग प्रोड्यूसर को नीचे रखते हैं और कंज्यूमर का जो नंबर है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऐसा करते करते चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमको। ट्रॉपिक लेवल में हमको प्रोड्यूसर को भी एक ट्रॉपिक लेवल देना होगा, एंड दैट ट्रॉपिक लेवल इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल द मैन कम्स इनटू द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अच्छा, next question is the thorn of bougainvillea and the tendril of cucurbita are the example of। तो अभी हम लोगों ने बात किया था ये बोगनविलिया का जो थॉर्न है और क्यूकर्बिटा का जो टेंड्रिल्स है ये किसके अंदर आते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, सो दे कम अंडर द होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो ये हम बोल सकते हैं ये जो है क्या है, दिस इज द होमोलोगस स्ट्रक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, a small standing crop of phytoplankton supports a large standing crop of zooplankton, this can be correctly represented by। मतलब बोल रहा है कि कोई फाइटोप्लैंक्टन्स है जो जूप्लैंक्टन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की अगर बात करें तो सीधी सी बात होगा क्या, कौन सी इकोसिस्टम के अंदर आएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर आएगा, ये तो हम जानते हैं। तो ऑप्शन क्या दिए कि अगर ये बेसिस, अगर ये इंफॉर्मेशन ठीक है तो ये इंफॉर्मेशन के बेसिस में हमें पूछा गया कि पहला जो है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी, inverted pyramid of biomass, upright pyramid of biomass, sometimes upright and sometimes inverted pyramid of energy। तो पूछा है कि अगर ये है कि एक स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप जो है फाइटोप्लैंक्टन वो एक लार्ज जूप्लैंक्टन को सपोर्ट कर रहा है, तो ये जो है ये कौन सा वाला पिरामिड होगा, एनर्जी का होगा या बायोमास का होगा। तो एनर्जी का पिरामिड हमें बोला है कि इन्वर्टेड, लेकिन एनर्जी का पिरामिड तो कभी इन्वर्टेड नहीं होता है, ये तो हमेशा अपराइट होता है। तो ये ऑप्शन तो मेरा पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन तो मेरा होगा नहीं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, देखो pyramid of energy is always upright but pyramid of biomass can be inverted for the pond ecosystem और upright for the terrestrial ecosystem। यानी कि जो बायोमास का पिरामिड होता है वो दो ही हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड कब होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम के केस में, और अपराइट कब होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के केस में, ठीक है। तो in inverted biomass pyramid producers or the phytoplanktons have the smaller biomass as compared to the zooplanktons, whereas the in terrestrial ecosystem it is reverse। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कि फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास है यहाँ पे कम है एज कॉम्पेयर टू जूप्लैंक्टन, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि ये अपराइट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा। नीचे फाइटोप्लैंक्टन है जो कि कम है और ऊपर में जूप्लैंक्टन है जो कि ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ द बायोमास। क्योंकि अपराइट कब होगा, अपराइट में तो तब होगा ना कि जब फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास ज्यादा होगा और जूप्लैंक्टन का कम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो फाइटोप्लैंक्टन जो है स्मॉलर बायोमास एज कंपेयर टू द जूप्लैंक्टन, वेयर द टेरेस्ट्रियल इट इज रिवर्स। टेरेस्ट्रियल के केस में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल के केस में ये उल्टा होता है, लेकिन इसके केस में क्या होगा, इसके केस में वो मतलब जो है ये इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का उल्टा क्या है, टेरेस्ट्रियल, तो उसमें वो टेरेस्ट्रियल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। Now question number 30, the first isolated restriction endonuclease was, पहला restriction endonuclease कौन सा था। तो एक है hint2, एक eco R1, एक BAM H1 and third fourth one is PVU1।
तो इन चारों में से हम लोग के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे हिंट जो 2 है वो होना चाहिए, क्योंकि हिंट 2 वाज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड. इट वाज आइसोलेटेड इन 1970 बाय द हैमिल्टन स्मिथ एंड केंट विलकॉक्स फ्रॉम द बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe. तो साइंटिस्ट का नाम भले ही नहीं पता चले, लेकिन जो बैक्टीरियम है, कौन सा बैक्टीरियम से लिया गया था, उसका क्या नाम था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, उससे लेकर गया था. And HIND2 was shown to cut the DNA molecules at specific recognition site sequence of 6 base pair. तो इसमें उसको कैसे कट करते हैं, तो पैरा रेस्ट्रिक्शन इवेंट कौन सा होगा, दैट इज द HIND2. Question number 31. The arrange the given products formed during the sewage treatment in a correct sequence. तो ये जो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट जो पोर्शन था हम लोग को, यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का, उसमें हमें पूछा गया है कि जो चारों चीज है, बायोगैस, एक्टिवेटेड स्लज, फ्लॉक्स एंड प्राइमरी स्लज, इसका ऑर्डर क्या होता है, फॉर्मेशन का ऑर्डर क्या होता है, ये पूछा गया है. तो सीधी सी बात है, जो प्राइमरी स्लज होता है वो क्या होता है, प्राइमरी स्लज का मतलब होता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद, सीवेज जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम करते हैं उसके बाद जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर जब नीचे क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है, उसका हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्लज. ठीक है, तो प्राइमरी स्लज जो है, ये प्राइमरी स्लज क्या है, ये प्राइमरी स्लज is formed first during the primary treatment, the sedimentation phase. It consists of solid particles, both organic and inorganic, that settle out by the gravity after the sedimentation. ग्रेविटी करने के बाद जो सेडिमेंटेशन जो यूनिट्स होते हैं, उसके बाद जो सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द प्राइमरी स्लज. नाउ फ्लॉक्स जो होता है ये पाया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम अगर फ्लॉक्स मेरे को मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी स्लज है, ये प्राइमरी स्लज सबसे पहले बनेगा. और फ्लॉक्स जो है वो क्या है, ये एक मैशेस ऑफ द बैक्टीरिया आल्सो एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट्स. मास मतलब मेस होता है, तो मेस यहाँ पे मास लिखा है, तो मेस ऑफ बैक्टीरिया को उत्पन्न होता है. एंड व्हेन दे आर सेडिमेंटेड इन अ सेंट्रल टैंक नोन एज द एक्टिवेटेड स्लज. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी स्लज है, जो प्राइमरी स्लज है, ये प्राइमरी स्लज दैट इज फॉलोड बाय फ्लॉक्स. और ये जो फ्लॉक्स है, ये फ्लॉक्स देन कम टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्न्स इनटू एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है, तो ये उसका ऑर्डर होगा. तो पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्राइमरी स्लज है, तो प्राइमरी स्लज पहले है, फिर फ्लॉक्स आएगा, फिर एक्टिवेटेड स्लज आ जाएगा, एंड देन फाइनली बायोगैस. क्योंकि अल्टीमेट हमें क्या चीज का प्रोडक्शन करना है, बायोगैस. तो बायोगैस तो हमें लास्ट में देखने को मिलेगा. ठीक है ना, तो ये सीवेज ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है, ये सीवेज ट्रीटमेंट के प्रोसेस में हम लोग इसको यूज करते हैं. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सी, बी एंड ए. Okay, so now next question is wildlife safari parks are example of wildlife safari. ठीक है, हम लोग सफारी कर रहे हैं यहाँ पे. ये जो तस्वीर मैंने यहाँ पे दिया वो किस चीज का, ये कौन सा नेशनल पार्क का है, ये नेशनल पार्क जो है, ये नेशनल पार्क हमारा कौन सा है, गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है, जिसमें हमें एशियाटिक लायन देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड सेक्रेट ग्रुप्स. तो सेक्रेट ग्रुप्स तो नहीं होगा, इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर तो नहीं आएगा. इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर हमें क्या क्या आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है. ठीक है, उसके बाद नेशनल पार्क आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं. ठीक है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क होता है, ये वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड द सेक्रेट ग्रुप्स. इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. नाउ द ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू, ह्यूमिफिकेशन जो है, ये ह्यूमिफिकेशन क्या काम करते हैं, तो पहले देखना पड़ेगा कि जो ह्यूमिफिकेशन है, ह्यूमिफिकेशन क्या है. ठीक है, तो ये हम लोग डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, जब उसमें हम लोग देखते हैं क्या
कि एक है सॉइल एरोशन, दूसरा है सॉइल कंजर्वेशन, तीसरा है एक्युमुलेशन ऑफ ह्यूमस एंड फोर्थ इज एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो नाम से पता चल रहा है ह्यूमिफिकेशन मतलब किसी चीज का एक्युमुलेशन होगा, वो किसका होगा, ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या होते हैं, ह्यूमस कुछ ऐसे टाइप का ब्लैक एमोर्फस कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है कि ह्यूमिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस ऑफ converting the dead organic matter into the humus, a dark, stable and amorphous substance. Into the humus, a dark, stable and amorphous substance, इसको हम बोलते हैं that is called the humus. ठीक है, तो ये जो है ये ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस के दौरान आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, that is called the accumulation of humus. Okay, now मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक क्वेश्चन और आ गया है कि इफ ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 15% ऑफ एडेनिन, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इन द डीएनए। तो ये क्वेश्चन हमने आज नहीं, हम लोग बहुत बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, हम लोग क्लास 12 में भी ऐसा क्वेश्चन के साथ हम लोग इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पूछे है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन जो है वो 15% है, तो बाकी जो परसेंटेज है साइटोसिन का वो कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक रूल को फॉलो करेंगे एंड दैट इज नोन एज चारगाफ्स रूल। सब जानते हो जो चारगाफ्स रूल है, तो चारगाफ्स साहब ने बताया था क्या कि इन्हें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इसके अंदर परसेंटेज ऑफ एडेनिन, यानी कि एडेनिन का जो परसेंटेज है वो थायमिन के परसेंटेज के साथ मिलते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, और वही जो परसेंटेज ऑफ गुआनिन है वो जाते हैं किसके साथ, परसेंटेज ऑफ साइटोसिन के साथ। ठीक है, तो यानी कि एडेनिन का परसेंटेज जितना होगा थायमिन का भी उतना ही होगा, गुआनिन का जितना होगा साइटोसिन का भी उतना ही होगा। ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम, ये अगर मेरे पास कंक्लूजन, ये अगर मेरे पास क्लू है, तो इस क्लू को हम लोग यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 15% ऑफ एडेनिन, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। तो एडेनिन का परसेंटेज अगर 15% है, तो चारग्राफ के रूल के हिसाब से हमको थायमिन जो है, थायमिन भी मेरे को कितना मिलना चाहिए, 15% मिलना चाहिए। अब अगर हम लोग देखेंगे कि एडेनिन प्लस थायमिन का टोटल परसेंटेज कितना हो गया मेरा, 15 प्लस 15%, दैट इज 30%। सो एडेनिन और थायमिन मिला के मेरे पास 30% आ गया। तो बचे हुए जो पोर्शन बचेगा, मतलब बचे हुए जो परसेंटेज है वो इक्वल बढ़ जाएगा किसके अंदर, गुआनिन और साइटोसिन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चारग्राफ साहब ने कह के गया है कि जितना गुआनिन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे साइटोसिन होगा। तो 30% अगर मेरा यहाँ पे क्या है, 30% अगर मेरा यहाँ पे एडेनिन प्लस थायमिन हो गया, तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द पोर्शन मेरा हो जाएगा गुआनिन प्लस साइटोसिन। सो गुआनिन प्लस साइटोसिन मेरा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 100% है, 100% से 30% हम लोग यहाँ पे माइनस किए तो 70% आ गया। तो गुआनिन और साइटोसिन जो है, ये गुआनिन और साइटोसिन हमारा जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका 70% है, और ये जो मात्रा है ये मात्रा दोनों में इक्वल बटेगा, उसे ऐसे ही बोल रहा है यहाँ पे गुआनिन का परसेंटेज साइटोसिन का परसेंटेज के साथ जाएगा। तो यहाँ पे गुआनिन मेरा हो जाएगा कितना, 35%, साइटोसिन मेरा कितना हो जाएगा, 35%। सो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, कि ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 35%। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऐसा प्रॉब्लम आने से कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि चारग्राफ रूल का जो रेशियो, द रेशियो द टोटल प्यूरिन। अब प्यूरिन हमारा कौन सा है, प्यूरिन हमको मालूम है कि प्यूरिन जो है वो एडेनिन होता है और गुआनिन होता है, और पाइरिमिडिन जो है वो क्या होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होते हैं। तो दोनों का जो मात्रा है, दोनों का मात्रा यानी कि दोनों का जो रेशियो है, टोटल कंटेंट रेशियो, वो कंटेंट रेशियो हमारा कितना होता है, 1:1 होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द 35%। Now, question number 35 is, transgenic animals are used to understand the contribution of the genes in the development of diseases such as। कौन से डिजीज के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सीधी सी बात है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नाम से मालूम चल रहा है कि ट्रांसजेनिक, यानी कि किसी जीन को हमने क्या किया, ट्रांसफर किया किसी के बॉडी में। ठीक है ना, तो ऐसा कोई अगर एनिमल हमारे पास है, तो वो हम लोग किस चीज के लिए उसको हम यूज करते हैं, कुछ तो हम लोग को उसका सक्सेस रेट बढ़ाना पड़ेगा ना। तो वो हम लोग ऐसा डिजीज के लिए यूज करते हैं जो कि जेनेटिक डिजीज है। अच्छे से ध्यान दो, जो जेनेटिक डिजीज है उसके लिए हम लोग ट्रांसजेनिक डिजीज को यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं यूज करते। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ट्रांसजेनिक
ऑप्शन नहीं, सॉरी मैं नोट्स बोल रहा हूँ, द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीन्स इन केस ऑफ जेनेटिक डिजीज। जो जेनेटिक डिजीज होते हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अब ये जो ऑप्शंस हमारा दी है इसमें से हमें जेनेटिक डिजीज कौन सा हो सकता है? कॉलेरा टाइफाइड नहीं, ये तो बैक्टीरियल डिजीज है। एलिफेंटियासिस एंड रिंगवर्म, एक तो फंगल डिजीज है, तो पैरासाइट डिजीज हो गया। कैंसर एंड द सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाँ ये हो सकता है। कैंसर एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये हमारा जेनेटिक डिजीज के अंदर आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा डिजीज के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल को इंट्रोड्यूस करते हैं। और बाकी जो है न्यूमोनिया एंड कालाजार, ये भी पैरासाइटिक डिजीज होते हैं, और जो न्यूमोनिया होता है ये बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। ठीक है, तो जो कैंसर एंड द सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो ये है, ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं ये प्लांट्स किस लिए यूज होते हैं? पहला जो है दैट इज इंक्रीजिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, दूसरा डिक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड, मेकिंग क्रॉप्स टॉलरेंट टू द स्ट्रेसेस एंड डिक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय द प्लांट्स। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से हम बोल सकते हैं कि इसमें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट यानी कि ऐसा प्लांट जिसको हम लोग मॉडिफिकेशन के दौरान उसको हम बहुत ज्यादा मात्रा में हम उसको एडवांस बना दिया, सुपीरियर बना दिया। इसका फायदा क्या है, एक इसका कारण क्या है, क्यों हम कर रहे हैं इस चीज को? कुछ तो हमारे फायदे के लिए। तो अगर हमको फायदा ही देखना है तो हमको क्या ये देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग पोस्ट ऑफ द हार्वेस्ट लॉस, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग हार्वेस्टिंग करने के बाद वो उसका लॉस, उसका जो एग्रीकल्चरल पर्पस है, उसका एग्रीकल्चरल पर्पस को हम डाउन करते रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड, अगर क्रॉप यील्ड को मेरे को डिक्रीज ही करना था तो मैंने इतना मतलब बोल सकते इतना मेहनत क्यों ही किया, क्यों हमने ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाया, हमने यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को हमने क्यों बनाया है यहाँ पे, है ना? हमको अगर क्रॉप यील्ड को इंक्रीज कराना होता है तब ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड इज मेकिंग क्रॉप्स टॉलरेंट टू द स्ट्रेसेस, ये हो सकता है क्योंकि स्ट्रेस जो है ये बायोटिक स्ट्रेस भी हो सकता है, एबायोटिक स्ट्रेस भी हो सकता है। तो दोनों स्ट्रेस के बीच, अगर दोनों स्ट्रेस के सामने अगर किसी प्लांट को हम बना रहे हैं जो कि स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके, तो हम जाहिर सी बात है कि ये प्लांट हमें आगे जाके क्या देगा, ये प्लांट आगे जाके हमें काम आएगा, यानी कि ये इसका एडवांटेज बनेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, दैट इज द मेकिंग क्रॉप्स टॉलरेंट टू द स्ट्रेसेस। एंड फोर्थ इज डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। अगर डिक्रीज ही करना है उसकी यूसेज को, एफिशिएंसी को डिक्रीज करना है, तब तो हम इसको नहीं बनाने से भी तो हो जाता है। इसको क्यों बनाते हैं हम? तो हर चीज को बनाने का एक ही मतलब है कि उसका पोटेंशियल को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे हर एक जगह पे हमें जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें हमें 2 ऑप्शन ऐसा है जो कि डिक्रीज, जो कि कोई काम में ही नहीं है, और इंक्रीज का मतलब क्या है, ये ऐसा लॉस को इंक्रीज को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो ये तो हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि मेकिंग द क्रॉप्स टॉलरेंट टू द स्ट्रेसेस। Now question number 37, which of the following is the primary female sex organ? जो प्राइमरी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये कौन सा है, ये पूछा है। तो कोई भी सेक्स ऑर्गन हो, अगर वो प्राइमरी या सेकेंडरी, अगर 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का मतलब है कि ऐसा ऑर्गन जो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। गैमीट्स यानी कि उसी को हम बोलेंगे गोनैड्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गोनैड्स बोलते हैं। तो गैमेट जो होता है ये गैमेट्स का प्रोडक्शन करेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और गोनैड्स आर दोज ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द गैमेट्स, दैट इज द स्पर्म ऑन ओवम एंड सीक्रेट द सेक्स हार्मोन्स। तो ये वो भी सीक्रेट करते हैं। दूसरा, इन केस ऑफ फीमेल ए पेयर ऑफ ओवरीज आर दैट स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स और ओवा एंड आल्सो सीक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम लोग ओवरीज को देखेंगे तो ओवरीज क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये उसका क्या हो जाएगा, दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। अपार्ट फ्रॉम द ओवरीज द रेस्ट ऑफ 3 आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो पहला जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ओवरीज। ये ओवरीज जो है, ये ओवरीज हमारा क्या हो जाएगा, दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। नाउ question number 38, which one of the following structures is haploid in relation to the male reproductive system? अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हैप्लॉइड है, ये पूछा गया है। तो मेल, यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है
सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये ऑप्शन जो है स्पर्मेटोसाइट्स, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें एक पिक्चर क्लियर में आ रहा है कि हमें यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में ही बोल चुका है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस वो क्या है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अगर हम लोग, उसका जो फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा। पहले बात तो जो सर्टोली सेल्स होते हैं और लेडिक सेल्स होते हैं, ये हमेशा डिप्लॉयड ही होगा, ये हैप्लॉयड नहीं होता है कभी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें देखने को पड़ता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बीच कौन हमारा हैप्लॉयड है। तो एक बार हम लोग फिर से जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसको अगर रिकॉल करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि पहले हमारा यहाँ पे कोई एक स्पर्मेटोगोनियम था, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया था, उनमें से एक स्पर्मेटोगोनियम को हम लिया है, और ये स्पर्मेटोगोनियम जो है ये आगे जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, ठीक है, वाया डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ये क्या है, दिस इज द स्पर्मेटोगोनियम। गोनियम का मतलब क्या होता है, सिंगुलर होता है, और स्पर्मेटोगोनिया मतलब प्लूरल होते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद ये सीधा 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट बना दिया। अब ये जो 1 डिग्री जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर मियोसिस हुआ, दैट इज मियोसिस 1, और यहाँ पे 2 N बना। तो ये जो 2 बना, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये आगे जाके मियोसिस 2 किया, और मियोसिस 2 करने के बाद ये फिर से 2 N बना दिया। तो ये कौन सा क्या है यहाँ पे, मियोसिस 2, ये तो मालूम है आप लोगों को। तो यहाँ पे इसके बेसिस में हम बोल सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हैप्लॉयड है यहाँ पे, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो क्या है यहाँ पे, वो हैप्लॉयड है, ठीक है। नेक्स्ट 39, of the incident of solar radiation, what is the percentage of photosynthetically active radiation, PAR। जो पार होते हैं, ये पार कितने परसेंटेज का होता है ये पूछा गया है, कितने परसेंटेज होते हैं जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है पार। तो पार जो होते हैं, पार यहाँ पे पूछा है 100%, लेस देन 50%, 1 to 5% एंड 2 to 10%। तो पहले हम देखते हैं कि जो पार है, ये पार एक्चुअल में होता क्या है। तो पार के क्या बोल रहे हैं कि इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ द सोलर रेडिएशन, दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर, that photosynthetic organisms like the plants, algae and the cyanobacteria used to drive photosynthesis। तो ये उसका रेंज होता है, और उसी रेंज के अंदर हम बोल सकते हैं कि वो रेंज के अंदर कोई भी प्लांट्स, algae, cyanobacteria वो अपने फोटोसिंथेसिस को कर पाते हैं। सो इट corresponds the closely visible light and it is crucial for the measuring the light available for the plant growth। तो ये जो लाइट का जो वेवलेंथ होता है, इसी लाइट का वेवलेंथ को हम बोल सकते हैं कि ये जरूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये जो पार है, इस पार का परसेंटेज क्या होता है, जनरली देखा गया है कि 2 से 10%। सो 2 से 10% जो होता है ये पार होता है, और ये उसका परसेंटेज माना जाता है। Now question number 40, ELISA is based on the principle of, ELISA या फिर ELISA जो भी हो, ELISA जो है, ये ELISA का फुल फॉर्म क्या है पहले जानना पड़ेगा। It is enzyme linked immunosorbent assay is a widely used laboratory technique that detects and quantifies the substances such as proteins, antibodies, hormones and the toxins with liquid samples। मतलब ELISA जो है, ये ELISA मतलब नाम से मालूम चल रहा है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, इम्यूनोसॉर्बेंट बोला है। इम्यूनो मतलब क्या, इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी की अगर बात आएगा तो इसमें से हम लोग ऑप्शन तो समझ में आएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हमें जा सकता है। इम्यूनिटी का जब सवाल आता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये छोड़कर तो इम्यूनिटी हमको जानते भी नहीं है। तो यही तो मेन ऑप्शन, यही तो सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑप्शन होना चाहिए ना। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो है, इसके ऊपर बेस करके हम एलाइजा को यूज करते हैं, ठीक है। तो नाम से इसका आधा जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दैट इज द इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंड इम्यूनो मींस दैट इज एंटीजन
एंड एंटीबॉडी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का पहले का 40 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब ये जो 41 से लेकर जो 50 का जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन। पैराग्राफ टाइप का मतलब ऐसा है जैसे कि आप लोगों ने क्लास इंग्लिश एग्जाम में आप लोगों ने कुछ पैसेज पढ़ के उसका आंसर दिया था, सीन अनसीन टेक्स्ट करके कुछ ऑप्शन आता था, पढ़ के आपको आंसर देना पड़ता था, तो वैसे ही है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बोल दूं, ये जो पैसेज यहाँ पे देते हैं ना, यहाँ पे 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि एक ग्रुप में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक एक ग्रुप है, और फिर क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक एक ग्रुप है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसेज देते हैं ना, ये पैसेज में जो क्वेश्चन, इस पैसेज के अंदर वो चीज नहीं है जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आपको टाइम को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, थोड़ा कंज्यूम करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पैसेज दिया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो है इसमें हम लोग को जस्ट इसको गो थ्रू कर लेना है, इसका अंदर हमको तो डिटेल्स में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके आगे जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस में से आपको इसके साथ कोई डायरेक्ट लिंक देखने को नहीं मिले। खैर, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन दिए, तो किस टॉपिक के ऊपर पैसेज दिए, ताकि हम लोग को कुछ आइडिया हो जाए कि आने वाले क्वेश्चन कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से चैप्टर के ऊपर है। तो पहला है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज। फर्स्ट जो है, स्पीशीज डाइवर्सिटी on earth is not uniformly distributed. It is generally highest in the tropics and the decreases towards the poles. तो स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो कि ट्रॉपिकल लेवल में क्या है, बहुत ज्यादा है, हम सब जानते हैं। लेकिन इक्वेटर की बात कर रहे हैं, इक्वेटर एरिया में सबसे ज्यादा होता है, और फिर वो धीरे धीरे पोल की तरफ जब जाते हैं तब वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं। Earth's fossil history reveals the incidence of the mass extinction in the past. Earth's rich biodiversity is vital for the very survival of the mankind. It is believed that communities with high diversity tend to be less variable and more productive. The reasons of conserving the biodiversity are narrowly utilitarian, broadly utilitarian, and ethical. Biodiversity conservation may be in situ as well as ex situ. मतलब यहाँ पे कुछ रैंडम स्टेटमेंट को, रैंडम सेंटेंस को देके गया है जिसके बीच एक दूसरे के बीच कोई गहरा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन, ये जो लाइंस यहाँ पे दिए हैं उसके किसी भी पार्ट के साथ थोड़ा सा रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर हमें कौन सा चीज नहीं दिखते। तो पहली बात तो इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को अपने नेचुरल हैबिटेट में जब हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन में अगर हमको ये 4 ऑप्शन दिया जाएगा तो इनमें से हम लोग देखेंगे जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो बायोस्फीयर रिजर्व है, दे ऑल कम अंडर द इन सिटू कंजर्वेशन, बट जूलॉजिकल पार्क इट नेवर कम्स अंडर द इन सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज द जूलॉजिकल पार्क। Now, question number 42. Which one of the following does not exhibit narrowly utilitarian argument for conserving the biodiversity? तो यहाँ पे है, जैसे हम लोगों ने अभी पैसेज पढ़ा था, पैसेज में हमने देखा कि वहाँ पे 2 टर्म दिए हैं, एक है यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट और दूसरा था, एक था नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट और दूसरा था ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। तो दोनों में क्या अंतर होता है, सीधी सी बात है, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट फोकस ऑन अ डायरेक्ट एंड टेंजिबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन ह्यूमन डिराइव फ्रॉम द नेचर, यानी कि नेचर से ह्यूमन को डायरेक्ट क्या बेनिफिट मिल रहा है ना, इसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स के अंदर। वही ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स हमें क्या बताता है कि नेचर से ह्यूमन इनडायरेक्टली क्या चीज को मिल रहा है, इनडायरेक्टली उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड दिया है, डायरेक्ट एंड टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या है, टू बी सीन वेरी क्लियर, वेरी क्लियरली हमें इसको दिखते हैं। तो whereas the broadly utilitarian arguments emphasize the indirect services that benefits the human, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए इनडायरेक्टली काम करते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन से हमको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो हम डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है पाने के लिए। तो पहला है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मतलब
अब मान लो कि कोई लकड़ी, ठीक है, जो दरवाजा है, जो खिड़कियां है, ये सब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए होगा। लकड़ी हमें कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या है, उसके ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो है किसके अंदर आएगा, नैरोली यूटिलिटी आर्गुमेंट के अंदर आएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मतलब जो भी मान लो प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो कि हम अगर हमको हनी एक्सट्रैक्ट करना है तो हमको बी हाइव में जाना पड़ेगा, हमें टिम्बर लेना है, रेजिन लेना है, ये सब चीज़ अगर हमको ऑब्टेन करना है तो हमको ऑयल लैब के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये हमारा नैरो यूटिलिटी आर्गुमेंट हो गया। मेडिसिन, अगर जो भी प्लांट का जो आयुर्वेदा में जो भी प्लांट का जो प्लांट से पाने वाले जो मेडिसिन होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल मेडिसिन होते हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये हमारा नैरो यूटिलिटी आर्गुमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन पोलिनेशन जो है, ये पोलिनेशन से हमारा डायरेक्ट कोई लेना नहीं है। ये प्लांट के बीच, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, जो किसी पोलिनेशन एजेंट के द्वारा होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं, जो पोलिनेशन है, ये पोलिनेशन को हम बोल सकते हैं कि ये डज नॉट एग्जिबिट द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। Now question number 33, which of the following might not account for the greater biological diversity in a tropic region? तो ट्रॉपिकल रीजन हम लोगों ने अभी भी देखा है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो मैंने वो पैसेज में पढ़ा था, स्पीसीज डाइवर्सिटी हम देखते हैं ट्रॉपिकल लेवल में, यानी कि इक्वेटर लेवल में हमें स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वही जब हम लोग पोल की तरफ जाते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ जब जाते हैं, तब हमको वो जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी धीरे धीरे घटता हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए यहाँ पे पॉसिबल 4 रीजन में से एक रीजन जो कि ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या ऑप्शन है यहाँ पे? पहला जो है दैट इज फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, दूसरा है मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, थर्ड इज लेस सीजनल एंड मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, एंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर द मिलियन ईयर्स। तो ये जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से ट्रॉपिक रीजन जो है, ये ट्रॉपिक रीजन में ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी क्यों पाया जाता है? पहला है फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट। ऐसा तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ग्लेशिएशंस बहुत ज्यादा हुआ था पास्ट में, उसके साथ आज के दिन में क्या लेना देना है? वो तो हम अभी भी बोल सकते हैं कि अभी जो माहौल ठंडा है, जो ठीक ठाक रहता है, उसके साथ तो उसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये हमें ज्यादा मायने में अकाउंटेबल नहीं होता है कि डाइवर्सिटी ज्यादा होने के लिए। दूसरा है मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, या अगर हम इक्वेटर के अंदर है, अगर सनलाइट है, तो सनलाइट से क्या हो रहा है, अगर सनलाइट से हमें यहाँ पे रे मिलने को जा रहा है, ठीक है, तो अगर सनलाइट से मेरा यहाँ पे रे आ रहा है, और अर्थ जो है, ये अर्थ का इक्वेटर है, वही इसका क्या है, 2 पोल है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है, ये मैक्सिमम लाइट ऑफ लाइट कहाँ पे पड़ रहा है, इस एरिया के अंदर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये इक्वेटर के पास मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल है, तो ये ऑप्शन हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये ऑप्शन तो ठीक है, ठीक है। थर्ड है लेस सीजनल एंड द मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में जो होता है ना, वहां पे हमें सीजनल टेम्परेचर दिखा जाता है। जैसे कि 6 जो सीजन्स होते हैं हमारा, वो एक सर्टेन टाइम में होता है, और वो जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और जो कांस्टेंट होते हैं और वो प्रेडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। लेस सीजनल एंड द मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। एंड फोर्थ इज दैट इज कॉल्ड द अनडिस्टर्ब्ड ऑफ द मिलियन ईयर्स, वो सदियों से क्या है, वहां पे अनडिस्टर्ब होकर रहे। तो ये अगर हम लोग तीनों ऑप्शन को देखेंगे, तो तीनों ऑप्शन में से हमें बाकी जो 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन हमें सही लग रहा है। लेकिन फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन जो है, ग्लेशिएशन के साथ ट्रॉपिकल क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है, उसका ज्यादा कोई लिंक नहीं है। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इसमें जो कौन सा ज्यादा अकाउंटेबल नहीं होता है, वो होता है फ्रीक्वेंट ऑफ ग्लेशिएशन इन अ पास्ट। इसमें हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट इज नॉट अकाउंट फॉर द ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन अ ट्रॉपिक रीजन। बाकी तीनों जो है, ये तीनों के तुम्हें जस्टिफाई कर रहे हैं कि लेस सीजनल एंड द मोर कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेट रीजन जो है, टेम्परेट रीजन में हमें ज्यादा सीजनल टेम्परेचर देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे हमें कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल टेम्परेचर आने को मिलते हैं। एंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, उससे ज्यादा कोई उसका डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन 1। Number 4, question number 44, how many episodes of mass extinction of species have occurred since the origin and diversification of the life of Earth? जब से origin हुआ है अर्थ का, उससे लेकर अभी तक
कितने मास एक्सटिंक्शन हुआ है। तो ये आप लोगों के बुक में दिया होगा कि देयर आर टोटल 5 नंबर्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, टोटल कितना नंबर हुआ है अभी, 5 मास एक्सटिंक्शन हुआ है। ठीक है, इसके बारे में अगर डिटेल्स आपको जानना है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको भी बता दूंगा कि कौन से पीरियड में क्या क्या मास एक्सटिंक्शन हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो आपका एग्जाम की नेसेसरी नहीं है, उसके लिए आपको बस जानना पड़ेगा कि कितने मास एक्सटिंक्शन हुआ है। सो देयर आर टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन so far since the origin of earth. Now question number 45, which of the following hotspots does not cover India's biodiversity regions? तो इंडिया के जो बायोडाइवर्सिटी है उनमें से हमें इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा है जो हॉटस्पॉट ऑप्शन नहीं आते। तो अगर हम इंडिया का अगर लैंडस्केप देखेंगे, अगर हम लोग वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को देखेंगे तो मेनली इंडिया में चारों ऐसा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। कौन सा है? पहला है, हम बोल सकते हैं कि एक है नॉर्दर्न हिमालय, दूसरा है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, थर्ड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड फोर्थ है दैट इज इंडो बर्मा रीजन। तो ये जो चारों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है ये इंडिया में पाया जाता है, लेकिन टोटल वर्ल्ड में हमें 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मौजूद है, जिनमें से इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाया गया है। अब इनमें से ऑप्शन क्या दे रहा है कि इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी है जो कि इंडिया में नहीं प्रेजेंट है। तो पहला है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, हाँ वो तो प्रेजेंट है। दूसरा है अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट जो है इसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, और ये अमेज़न फॉरेस्ट जो है ये ब्राजील में प्रेजेंट है, ब्राजील में लोकेटेड है, और जो कि आते हैं कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बोला जाता है, दिस इज नोन एज लंग ऑफ द अर्थ, और ये लोकेटेड है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो ब्राजील है, ब्राजील के अंदर ये पाया जाता है। तो अमेज़न फॉरेस्ट जो है ये इंडिया में नहीं प्रेजेंट है। तो ये मेरा पहला 5 ग्रुप क्वेश्चंस था जो कि पैसेज बेस्ड था। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, पैसेज में जो बातें लिखी गई थे उससे आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के समय ज़्यादा हेल्प नहीं मिला था, क्योंकि वो बस एक आम बातें करके गए हैं और उसमें आपको बस लिंक बोल के गया है कि कौन सा चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कौन से चीज़ को आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सीधी सी यही बात पूछा गया। नाउ द नेक्स्ट पैसेज, द पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स ऑल इवेंट्स फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रायो सेल। तो अब ये जो नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस है ये कौन से चैप्टर का होगा, जाहिर सी बात है आपको देख के मालूम चल जाएगा कि ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है कि पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स ऑल इवेंट्स फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑन अ स्टिग्मा until the pollen tube enters the embryo sac when the pollen is compatible. When a pollen tube goes through the style and enters into the ovules, it finally discharges the 2 male gametes in one of the synergies. Syngamy and the triple fusion are the 2 fusion events that occur in the angiosperms. Thus the angiosperms exhibit the double fertilization. यानी कि सीधी सी बात है, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि उसमें हमें 2 बार फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, जिसका एक का नाम है सिंगेमी और दूसरे का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी का मतलब क्या है, सीधी सी बात है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। वही ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है कि सेंट्रल सेल के साथ दूसरे मेल गैमेट मिला के 3n सेल बनना, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इतना हम जानते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस फ्यूजन आर द डिप्लॉयड जाइगोट एंड द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पेन बोलते हैं। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म्स द एंडोस्पर्म टिश्यू। द डेवलपिंग एम्ब्रायो पासेस थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस बिफोर द मैच्योरेशन। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात किया गया है। तो एक बात हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या बताया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। पहला है एंडोस्पर्म डेवलप्स इनटू सीड, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ploidy of pen is 3n, syngamy is the fusion of male and female gametes। ठीक है, पेन जो है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये क्या है, 3n ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, हमने अभी पढ़ा है उसको।
ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ये ओवरी जो है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद ओवरी जो है ये ओवरी किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट में, और उसके अंदर में जो ओव्यूल होते हैं ओव्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है एंडोस्पर्म डेवलप्स इनटू सीड। ऐसा तो कभी सुना भी नहीं हूं मैं, आप लोग भी जानते हो ऐसा कभी होता नहीं है कि एंडोस्पर्म जो है ये सीड में कभी भी डेवलप नहीं होते। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। एंड चौथा क्या दिया है, सिंगेमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, सिंगेमी से तो क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल का फ्यूजन होकर जाइगोट बनते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो पहला ऑप्शन ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, एंडोस्पर्म डेवलप्स इनटू सीड। Now, which of the following is not a stage of growing embryo in a dicot plant? So dicot plant के केस में इनमें से कौन सा ऐसा स्टेज है जो कि नहीं आते? तो dicot plant में हम लोग देख सकते हैं, जब ये जो 3 टाइप्स के जो एम्ब्रायोस का नाम दिया है, हार्ट शेप एम्ब्रायो, ग्लोबुलर एम्ब्रायो, प्रो एम्ब्रायो, इन सभी के सभी एम्ब्रायो का एक स्टेज आता है। जैसे प्रो एम्ब्रायो आता है, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रायो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रायो सब आता है। लेकिन ये जो एपीब्लास्ट है, ये जो एपीब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट दिस इज द नॉन एम्ब्रायोनिक टिश्यू, दैट इज अ नॉन एम्ब्रायोनिक टिश्यू। एक नॉन एम्ब्रायोनिक टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट में मौजूद नहीं होते। ठीक है, ये एक प्लूरिपोटेंट सेल का एक मास होते हैं जो कि एम्ब्रायो के एम्ब्रायोनिक फॉर्मेशन है उस समय वो हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस इज अ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल मास। ठीक है, तो ये एपीब्लास्ट जो है, ये एपीब्लास्ट इन चारों में से नहीं आते। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, एपीब्लास्ट। उसके बाद 48 जो है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट ए गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बट इज नथिंग बट। तो कोकोनट वाटर जो होता है, ये कोकोनट वाटर एक्चुअल में क्या होता है ये पूछे गए। तो इनमें से एंटीपोडल सेल्स, सैनर्जिड, स्कूटेलम, इन तीनों जो नाम है, ये तीनों स्ट्रक्चर ये कभी मतलब जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे 2 इवेंट होते हैं, एक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और एक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इन दोनों में से क्या होता है, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है उसमें हमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं दिखा जाता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स एंड साइनर्जिड्स, ये 2 स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कोकोनट वाटर है, ये कोकोनट वाटर एंडोस्पर्म बनने के बाद ही आगे जाते हैं और आगे जाके उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये कोकोनट वाटर जो है, ये ना एंटीपोडल सेल्स होगा ना सिनर्जिड्स होगा। स्कूटेलम जो है, स्कूटेलम स्ट्रक्चर इसके साथ कोई रिलेटिव या कोई रिलेवेंट बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दैट इज द 3N, जिसको हम पेन बोलते थे। तो क्या होगा आंसर, द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज ए रिजल्ट ऑफ। डिप्लॉयड जाइगोट जो है ये किसका रिजल्ट है, पहला है दैट इज द इमास्कुलेशन, ट्रिपल फ्यूजन, सिनगेमी एंड बैगिंग। इमास्कुलेशन का क्या मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी बाइसेक्सुअल प्लांट से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करते हैं, एंथर को रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इमास्कुलेशन। ट्रिपल फ्यूजन जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं जो सेंट्रल सेल होते हैं एम्ब्रायो सेट के अंदर। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई क्लास कौन सा होता है यहाँ पे, वन ऑफ द मेल गैमेट्स। ये सेंट्रल सेल ऑफ न्यूक्लियाई और वन ऑफ द मेल गैमेट्स का जो फ्यूजन है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, 2N + N दैट इज 3N। इसी को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। बैगिंग क्या है, बैगिंग भी एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक है। ठीक है, बैगिंग में हम क्या करते हैं,
ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का एक टेक्निक है जिसमें हम जो अनवांटेड पोलिनेशन जो है या अनवांटेड फर्टिलाइजेशन को हम लोग रोक पाते हैं। इमास्कुलेशन तो बोल दिया, जैसे कि रिमूवल करते हैं हम मेल पार्ट की। और फाइनली जो सिनगेमी है, इस सिनगेमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ egg cell and one of the male gametes। तो इसको हम बोलते हैं that is the syngamy। और इस सिनगेमी के बाद क्या बनता है, ऑब्वियसली बात है, अगर दो गैमेट का मिलन हो रहा है यहाँ पे n+n, that will be definitely form zygote। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, that is the syngamy। ठीक है, तो आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और लास्ट क्वेश्चन और भी इजी है। इफ देयर आर 38 क्रोमोसोम्स, if there are 38 chromosomes in a zygote, how many chromosomes will there be in a haploid egg cell? तो जाइगोट जो है, ये जाइगोट 2n है, इसके पास बोल रहा है कि 38 क्रोमोसोम्स है। तो हैप्लॉइड एक्स सेल जो है यानी कि n, इसके पास कितना होगा, सीधी सी बात है 38 है तो इसका हाफ ही होगा, दैट इज 19। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 19 क्रोमोसोम। तो ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें अगर आपको हैप्लॉइड एक्स सेल की जगह आपको कभी कभी ऐसा पूछ देते हैं कि पेन सेल में क्या नंबर होगा क्रोमोसोम का, तब क्या करना है, कुछ नहीं, यही प्रोसेस को एक स्टेप आगे करेंगे, एक स्टेप ज्यादा करेंगे। इसमें जाइगोट से एक्स सेल बना हमारा, 19 हुआ। अब एक्स सेल से हमें यहाँ पे क्या करना है, पेन करना है। तो पेन दैट इज 19 इंटू 3, दैट इज 57। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा तो सिंप्लीफाई हमको, बस सिंपल हमको जानना पड़ेगा कि जिस सेल के बारे में पूछा गया है उसका प्लॉइडी लेवल क्या है, क्या वो डिप्लॉयड है, क्या वो हैप्लॉयड है, या फिर वो ट्रिप्लॉयड है, जो भी है उसके हिसाब से हम लोग प्लॉइडी लेवल उसका निकाल सकते हैं। खैर इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज द 90। सो फाइनली थैंक यू आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए या मेरे इस वीडियो को पसंद करने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपका ऐसा ही आते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चंस आपका पूरे एनसीईआरटी 12 बेस्ड ही आएगा। सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ताकि बात की जो प्रॉब्लम है वो आप अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूँ आज। फिर मुलाकात होगा किसी नए वीडियो के साथ। और कोई भी आपको कोई डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन है, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।